हेलो एवरीवन। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, अब से हम लोग अब पूरा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CGPSC सी सेट, जो अभी 11 फरवरी 2024 को हुआ था। है ना, ये हमारा CGPSC 2023 कहलाएगा। इसका सी सेट का हमारा जितना क्वेश्चन है पूरा को सॉल्व करेंगे। जल्दी हमारा 2021 से लेकर 24 के बीच का जितना भी पेपर है ना, PSC व्यापम का, सबका हम लोग सी सेट मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पोर्शन कर लेंगे। और जल्दी उसके बाद हम लोग CDP वगैरह जो शिक्षक भर्ती का है वो भी जल्दी चालू करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत से लोग पहली बार आ रहे होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल को। ये कुछ हमारा प्रीवियस प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जो भी आपके काम के अकॉर्डिंग रहेगा आप जरूर देखिएगा। मैथमेटिक्स में हम लोग इतना पोर्शन कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम लोग आज देख रहे हैं ये क्या है, प्री सी सेट है ना, CGPSC का सी सेट, सेट बी है ये। इसमें से अब हम लोग जो समझने वाला है उसको समझते हैं, जो सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि यह गैर मौखिक संप्रेषण के लिए प्रयुक्त, गैर मौखिक मतलब बिना बोले, है ना, प्रयुक्त शारीरिक भाषा का अध्ययन है। तो जैसे इसमें अब हम लोग समझते चलते हैं बाकी सबको भी। आंसर तो देखिए डायरेक्ट इसका सी है, ऐसा भी बता सकते हैं। मैं आपको बाकी चीज़ों को भी समझा दे रहा हूँ ताकि आगे अगर कोई एग्जाम आए तो आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे हैप्टिक्स, हैप्टिक्स क्या बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में जो हम लोग फिजिकल कांटेक्ट है, मतलब शारीरिक रूप से छू के जो कांटेक्ट से बात करते हैं वो हमारा क्या हैप्टिक्स कहलाता है। जैसे गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब। और प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, जैसे दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस रख के बात कर रहे हैं। जो दोस्त होते हैं आसपास रह के बात करते हैं, अजनबी से थोड़ा दूर में बात करते हैं, तो वो सब के बारे में जो होता है वो प्रॉक्सिमिक्स में करते हैं। और ये जो गतिकी है ना, काइनेसिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग बॉडी पोस्चर थे, है ना, मतलब हाथ मूवमेंट, जैसे नमस्कार ऐसे कर दिए, है ना, कि इस तरीके से जो है बिना बोले जो हम लोग अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका स्टडी क्या कहलाता है, काइनेटिक्स कहलाता है, सॉरी काइनेसिक्स कहलाता है। इसको हम लोग हिंदी में गतिकी कहते हैं। ओके, इसमें से ऑड वन आउट, इनमें से हमको भिन्न चुनना है। तो एक भिन्न तो ये भी है कि ये हमारा ऑड है, विषम है, बाकी सब हमारा सम संख्या है। लेकिन हम लोग ऑड वन आउट में भी पढ़े थे कि हम लोग का किसको प्रायोरिटी लेते हैं, है ना। तो जो लॉजिक वाला रहता है उसको हम लोग प्रायोरिटी में लेके चलते हैं। अब लॉजिक कैसे बन रहा है, जैसे हम लोग पहले के सारे अंकों को जोड़ते हैं, 7 3 2 4, है ना, 7 + 3 + 2 + 4, सबको जोड़ेंगे, ये हमारा 16 होगा। नेक्स्ट का अगर हम लोग जोड़ते हैं 9 + 6 + 1 + 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अगला वाला 2 + 6 + 9 + 0, ये कितना हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, है ना। अगला अगर हम लोग 1 + 7 + 5 + 4, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 17 हो जाएगा। इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है, पहला वाला, तो इसमें से अलग क्या हो गया, फर्स्ट, है ना, 7324। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन, कथन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। इस स्टेटमेंट से अब हम लोग इसमें क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो और ऑडियो में कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, है ना, मतलब जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा उसको मैं जल्दी चेंज कर लूँगा अच्छे से, क्योंकि अब नया सेटअप बनाया हूँ तो हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो। देखिए, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है ना, लेकिन इसमें तो अच्छी हैं बोल रहा है, तो लोकप्रिय वाला तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, है ना, नहीं है वाला। और सेकंड, एलोपैथिक दवाएं, भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय है। जिस चीज़ के बारे में हमको स्टेटमेंट में नहीं बताया है उसके बारे में हम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे। एलोपैथिक के बारे में कुछ नहीं बताया है तो इसको भी हम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए इसमें ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा एक टेबल दिया हुआ है, नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री हज़ार में दर्शाता है ना, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है इसके आगे आपको हज़ार मतलब 3 3 जीरो ऐसे लगा देना है। ठीक है, रेशियो करेंगे तो कट जाता है, तो अलग से करने का मतलब नहीं है। अब इसमें हमको क्या बताना है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है ना। ये जो ये है डार्क कलर में, है ना, ये आपका 2000 सन का है, वाइट कलर में है वो 2001 का है। B1 B2 तो सब लिखा ही हुआ है। तो जो B2 वाला जो टोटल है वो B4 से किस अनुपात में है बोला है ना। अगर इसमें आप सब में हज़ार हज़ार लिख के करोगे, जैसे ये B2/B4, यही चीज़ पूछा है मेरे को सम, है ना। B2 का कितना है, 75 + 65, है ना। नीचे में क्या बोला है, B4 में कितना है आपका, थोड़ा सीधा, B4 में आपका कितना है, 85 + 95, है ना। इसमें अगर आप लोग चाहो तो 0 0 करके 3 3 जीरो सब में लगा दोगे, वो आपका कट भी जाएगा, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 140, इसको हम लोग जोड़ते हैं 90 90 180। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। एक एक जीरो कटा, ऊपर 14 नीचे 18, मतलब 2 7 14
2 9 18। इसका क्या हो जाएगा आंसर 7:9। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसका 5वां। क्या बोला है इसमें, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6, मतलब ये वाला दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना अनुपात, सॉरी कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना होता है तो कैसे करते हैं, जिसको हमको कंपेयर करना होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, जिससे कंपेयर करना होता है वो हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना प्रतिशत है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। B6 में कितना प्रतिशत है, दोनों वर्षों के लिए बोला है, दोनों को जोड़ देते हैं इनको, ठीक है। 70 + 80। नीचे B3 वाला कौन सा है, ये हमारा B3 है, 95 95 + 110, है ना। परसेंटेज निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या किए, 100 का गुणा कर दिए। अब इतना को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 70 और 80 मिलके कितना हो जाएगा 150, 95 और 110 मिला के ये हो जाएगा 205, है ना। और ये क्या हो गया हमारा 100। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 73.17%, ठीक है। ये हमारा आंसर है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से समान शब्द चुनना है, मतलब इनके जैसा क्या है। सितार, गिटार एंड तानपुरा, है ना। तो इसको जैसे जिनको नहीं पता होगा, ये सितार, है ना, अभी अभी आप लोग सरस्वती माता वाला किए हो, है ना, तो इसी टाइप से कुछ पकड़े रहती हैं, वो सितार हो गया, गिटार हो गया, चाहे ये तानपुरा हो गया। सब में आप देखोगे इसमें वायर लगा हुआ है ना, थ्रेड वाला, थ्रेड मतलब ऐसे वायर्स लगे हुए हैं इसमें, और इन चारों में से वायलिन ही एक ऐसा है जिसमें इस टाइप का लगा रहता है। तो हमको उसी के जैसा बताना है, जिसमें क्या हो जाएगा वायलिन, है ना। बाकी चीज़ कैसे होता है देखना चाहो, जैसे तुरही या ट्रम्पेट, हमारा ट्रम्पेट ऐसे होता है जिसको मुंह से फूंक के बजाया जाता है। हारमोनियम कुछ ऐसा होता है, और मृदंग हमारा ऐसा होता है। तो जो हमारे दिए हुए में से सिमिलर, मतलब उसके जैसा पूछा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा वायलिन, है ना। वायलिन लिखा है तो यहाँ पे वायलिन लिख दिया। चलिए, वह आवश्यक घटक जो दूसरों के साथ अच्छी तरह संप्रेषण करने की विचार प्रक्रिया में एक सकारात्मक, है ना, मतलब क्या बोला है, कम्युनिकेट, सकारात्मक प्रवाह का परिणाम है ना, पॉजिटिव फ्लो का प्रोसेस है। देखिए इसमें अगर हम लोग पॉजिटिव का बात करते हैं, मांग करना, दृढ़ता, है ना। इसमें क्या है सकारात्मक, अगर हम लोग किसी से अच्छे से बात करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको क्या है दृढ़ रहना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ता। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 अंकों वाली संख्या पर विचार कीजिए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए, है ना, जैसे पहले अंक में से इन सब में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, है ना, मतलब कितना नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम ही यही होता है कि जब आप उसके सारे डिजिट्स को सम कर दें, मतलब जो भी हमारा अक्षर है ना, सॉरी जो भी हमारा संख्या है, अगर हम लोग उसके सारे अंकों को सम कर दें तो वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। और इसमें अगर हमको क्या करना है, सिर्फ 1 को घटा घटा के देखना है। जैसे कि अब मेरा यहाँ पे पहला क्या है 574, है ना, तो इसका अगर मैं पहले वाले को घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 474। सबको हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 4 11, 11 4 15। और अगर ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो पहला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। दूसरा वाला कैसे है 6 5 8, 6 की जगह हम लोग डायरेक्ट 1 घटा के लिख लेते हैं 5 5 8, ठीक है, 5 5 10 और 18, मतलब ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें हम लोग 1 घटा के लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 धन 2 धन 1, तो 7 3 10, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 9 4 5, 9 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 8 4 और 5, है ना। तो इसमें भी देख लीजिए 8 4 12, 12 5 17, ये भी मेरा भाग नहीं जाता है 3 से, तो ये पूरा का पूरा भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 4 7 की जगह हम लोग 1 धन 4 धन 7 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। 1 और 4 हो गया 5 और 7 और 5 हो गया 12, 12 भी 3 से भाग जाता है, तो मेरा ये वाला जो संख्या 1 घटने के बाद था ये भी पूरा भाग जाएगा, ये भी हमारा भाग जाएगा, है ना। पहले संख्या में से 1 घटा दें तो, ठीक है, किसी में से भी आप 1 घटाओगे तो हमारा सम तो यही आने वाला है, 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से भाग जाएंगे, तो 1 2 3, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 3। आई होप समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप मेरे को क्वेश्चन नंबर करके कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जैसे टाइम इस टाइम करके कमेंट कर दीजिएगा, मतलब जितना भी मिनट हुआ है ना, उसको हम लोग ये मिनट मिनट और उसका सेकंड सेकंड इस फॉर्मेट में करके आप कर सकते हो कमेंट, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चन लिख जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। जैसे एक हम लोग एक रैंडम कैलेंडर देखते हैं, पहले मैं समझा दे रहा हूँ फिर उसको सॉल्व करने भी बता दूंगा, है ना। जैसे देखिए 25 तारीख को क्या है बोला है, गुरुवार है बोला है,
तो उसमें सोमवार कितनी होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा सब जैसे 4 वीक तो होता ही है हर महीना में, है ना, और 5वें वीक में, है ना, वही सब डेज रिपीट होते हैं जो 28 के बाद होते हैं, मतलब 29, 30, 31, है ना। यही सब है जो 5 बार होंगे। तो हमको यही चेक करना है कि ये 5 बार हैं कि नहीं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग और कोई सा भी ऐसे कैलेंडर देख लेते हैं, जैसे ये वाला कैलेंडर देखिए, है ना, इसमें भी हमको क्या दिखेगा, जो 28 के बाद है यही हमारा 5 बार हो रहा है। और कैलेंडर देखेंगे तो देख लीजिएगा, है ना, जो 28 के बाद है वही हमारा 5 बार हो रहा है, और उसके अलावा बाकी सब हमारा क्या होगा, सिर्फ 4 बार होगा, है ना। ये देखना चाहें तो ये हमारा रियल कैलेंडर है, जैसे जनवरी 2024, अगस्त और सितंबर का है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको भी मैं ढक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे अगर इसी को मेरे को सॉल्व करना है ना, तो 25 अगस्त को गुरुवार है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, जो भी डे है उसमें अगर हम लोग +7 कर दें तो वही सेम डे आ जाता है। जैसे 1 तारीख को मंडे है ना, तो अब जैसे इसी में देखिएगा इस कैलेंडर को, तो 1 के बाद अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो 8 आता है, 8 तारीख को भी सेम डे पड़ेगा। 8 के बाद मैं 7 ऐड करता हूँ तो 15 आता है, 15 को भी सेम डे पड़ेगा, ठीक है। 15 के बाद मैं 7 ऐड करूँगा तो 22 आएगा, और 22 को भी सेम डे पड़ेगा। मतलब जब भी आप किसी डेट में +7 कर देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सेम डे ही आएगा। इतना को अब हम लोग याद रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब 25 अगस्त को गुरुवार है बोला है, ठीक है, ध्यान रखते हैं 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 धन 7 बराबर 32, है ना। 32 को भी हमारा ये आपका थर्सडे होता, लेकिन 32 तो होता नहीं है, तो 31 को क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे के जो पहले आता है मतलब वेडनेसडे, है ना। और 31 को वेडनेसडे है तो 30 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, और ट्यूसडे 29 को क्या हो जाएगा, मंडे, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी 28 के बाद आता है वो आपका 5 बार आता है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो 5, है ना। करके देखना चाहोगे कि कौन कौन से को मंडे आ रहा है, तो 29 को मंडे आएगा। 29 के बाद 29 में से 7 माइनस कर दोगे, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 29 में से माइनस कर दोगे तो ये आपका 22 को आएगा, है ना। 22 में से आप फिर माइनस कर दोगे 7, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 में से आप फिर से माइनस कर दोगे 7, तो 8 तारीख को, और 8 में से फिर से आप माइनस कर दोगे 7, तो ये आ जाएगा 1 तारीख को, है ना। ये सब जो डेज है 29 है, 5 जैसे दिख जा रहा है, ठीक है। ये जो है ये सब क्या हो जाएगा आपका मंडे पड़ेगा, है ना। सिंस की इमेजनरी कैलेंडर है, जनवरी का भी आप अपना कैलेंडर खोल के देख सकते हो। 1, 8, 15, 22, 29 को आपका मंडे था, है ना, जब उस मंथ में 25 तारीख को गुरुवार था। क्या हो तो देख सकते हो, चेक करने के लिए इसको कर दिया हूँ, सॉल्व करने का भी मैसेज बता दिया हूँ। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। कैलेंडर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं, फिर से भी पढ़ लेंगे, है ना, ऑनलाइन भी पढ़े हैं। बताइएगा, लिंक वगैरह मैं दे दूँगा। चलिए, यहाँ फिर से हमारा एक ये एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या कहा गया है आपका, राष्ट्रपति देश के लिए, राष्ट्रपति को देश का फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसी प्रकार कि कौन होगा जो राज्य का फर्स्ट पर्सन होगा, तो ये हमारा होते हैं कौन, राज्यपाल, है ना। कुछ और डिटेल मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। उसी प्रकार जो हमारा राज्यपाल हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखेंगे, है ना। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, पढ़िएगा जरूर। चलिए, इनमें से कौन सा मृदु कौशल का उदाहरण नहीं है ना। मृदु कौशल मतलब सॉफ्ट स्किल, आप आराम से कैसे डील करते हैं अपने साथ वालों को, वो आपका सॉफ्ट स्किल कहलाएगा। तो इसमें से नहीं है पूछा है, तो इसमें हम देखिए, ग्राहकों सहकर्मियों के साथ संप्रेषण करने की क्षमता, मतलब आप दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, एक तरीके से वो आपका सॉफ्ट स्किल में आएगा। टीम की नेतृत्व, इसमें भी नेतृत्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मार्केटिंग, है ना, सोशल मीडिया में मार्केट करने के लिए आपको दूसरे से इंटरेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक मीडिया विपणन, हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सॉफ्ट स्किल नहीं है पूछा है, तो ये सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल नहीं भी होगा तो भी हो चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल भी कर देता हूँ, आप सॉफ्ट स्किल को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम 1 एजिस का प्रॉब्लम है। शाम अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, और अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुमसे 3 गुना हो जाएगी, है ना। तो शाम की वर्तमान उम्र क्या है, इसको हम लोग जैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सिंपल वाला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले, है ना, पहले या फिर पास्ट, ठीक है, जैसे, और उसके बाद थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है ना अभी, पहले, उसके बाद जैसे अभी, पहले के बाद अभी, और
और यहाँ बाद में, है ना, वही पास्ट है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लो, पास्ट, प्रेजेंट, और ये फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, अगर ये 7 साल पहले बोला है तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक तो हो गया शाम, है ना, और एक हो गए कौन, उसकी डॉटर, है ना, उसकी बेटी, ठीक है। तो अगर मान लो 7 साल पहले का बात कर रहा है, 7 साल पहले, है ना, तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, मतलब अगर उसकी बेटी एक्स ईयर की थी तो शाम कितना का हो जाएगा, 7x का हो जाएगा, है ना। तो अब 7 साल के बाद, मतलब अगर इन लोग प्रेजेंट में आ गए तो इसका कितना एज हो जाएगा, 7x + 7, है ना। 7 साल ये भी बड़ा हो गया, 7 साल ये भी बड़ी हो गई, है ना, ये x है, ठीक है, 7 साल ये भी बड़ी हो गई। तो अब से 3 साल, अब से मतलब अभी से भी 3 साल के बाद, है ना, मतलब अभी से भी 3 साल के बाद, तो ये 7x + 7 प्रेजेंट में थे और इसको हम लोग 3 साल और बड़ा कर दिए, है ना, ये 3 साल और बड़े हो गए, तो क्या हो जाएंगे, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो बेटी की उम्र कितनी हो गई, x धन 7 धन 3 इतना हो गया, और इसका, है ना, इतना हुआ। अब इसमें क्या है, इसका 3 गुना, है ना, इसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हम लोग अलग से बनाते हैं, 7x + 7 + 3 मतलब क्या, 7x + 10, है ना, 7x + 10, ये क्या बोला है कि ये 3 गुना हो जाएगा किसका, बेटी की उम्र के। तो बेटी का उम्र x धन 7 धन 3 मतलब x धन 10। अब बस हमको इतना को सॉल्व करना है, इतना में हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 7x धन 10, इधर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x धन 30 हो जाएगा, यहाँ 7x धन 10 हो गया, ये एन जैसा क्यों दिख जा रहा है बार बार, 7 में से 3 को हम लोग घटा देंगे तो ये मेरा हो गया 4x, है ना, सॉरी ये 30 था, ठीक था। तो ये x में से हम लोग क्या किए, इसको इधर भेजे तो ये इसका 20 हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 5, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछा है, तो शाम की वर्तमान आयु, शाम की वर्तमान आयु कितना है, 7x + 10, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान, है ना, ये जो अभी लिखा हूँ ये वाला, है ना, कितना है, 7x + 7, x का वैल्यू आपको पता है 5 आ गया, तो 7 × 5 धन 7, 7 × 5 = 35 और 7 42, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, जो भी समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे, है ना। देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन में कैसे करना है, दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 25 अंक के दाईं ओर 7वां, है ना, मतलब हम लोग पहले ऐसा राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं और उसके बाद इसमें ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। जब भी ऐसे रहेगा ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको घटा देना है। जैसे अगर मान लो कि मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, इसको मैं निगेटिव लेता हूँ, तो ये मेरा टोटल कितना आ गया, 18, है ना। पॉजिटिव में है 18, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आप 18 छोड़ दीजिए, या फिर टाइम है तो इसको पूरा भी गिन लीजिए। लेफ्ट से राइट की तरफ 18 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 5, है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो कि यहाँ इससे 18 हो गया, है ना, ये तो आंसर पता चल गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट गिन लो, यहाँ तक 18 हुआ था, 19 20 21 22 23 24 25, है ना। अब यहाँ से आपको 7 इधर गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो दोनों तरफ से वही आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, है ना। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% गेन, मतलब अगर कोई चीज़ को क्रय किया गया है कितने में, मान लो कि 100 रुपये में, तो उसको विक्रय कितने में करेंगे, विक्रय कितने में करेंगे, 100 का 20%, और है ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो कितने में जाएगा, 120 रुपये में, 120 रुपये में जाएगा। तो अब आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बोला है, ठीक है, किसका किसका, विक्रय और क्रय का अनुपात, तो यही है ना, 120/100, ठीक है। 20 से भी काटोगे तो क्या आ जाएगा, 6:5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6:5। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति की परिस्थिति को स्वयं को कल्पना करने द्वारा किसी की भावनाओं या अनुभव को साझा करने की योग्यता, है ना। स्किल वाला क्वेश्चन बहुत आया है इस बार। देखिएगा, दो चीज़ में यूजुअली कन्फ्यूज़न होता है हमको, सिंपैथी और, है ना, सिंपैथी और इम्पैथी, है ना, सहानुभूति और समानुभूति। अगर आप एकदम सामने के जैसे दुखी भी फील करने लगो ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ, एक तो सिंपैथी होता है कि आप सामने वाले से
सहानुभूति कर रहे हो कि तुम दुखी हो तो ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। और इम्पैथी मतलब क्या होता है, जैसे कितने लोग आप देखे होंगे मूवी देखते देखते एकदम रोने भी लगते हैं वहाँ पे, है ना। उस टाइप का जैसे इम्पैथी की आप क्या है एकदम उसके जैसे फील कर रहे हो जो सामने में है वो, है ना। मैं और यहाँ पे डिफरेंस दे दे रहा हूँ। तो इसमें भी वही बोला है ना कि अगर सामने वाला दुखी है तो उसके जैसे आप भी दुखी हो जाओ। मतलब सामने वाले की परिस्थिति में से हमको कल्पना करने की किसी की भावना या अनुभव को साझा करने की योग्यता क्या कहलाता है, समानुभूति कहलाता है ना, समान अनुभूति। अगर ज़्यादा फास्ट हो जा रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि अगली बार से हम लोग स्लो करें, ठीक है। लगभग 7-8 महीने बाद आई थिंक आज बना रहे हैं क्लास। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। चलो क्या है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये क्या तालिका दिया है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पर एनम ओवर द गिवन ईयर, इतना है ना। ये अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि, है ना, कहा गया ब्याज, ये है ब्याज, ब्याज की औसत राशि, है ना। औसत या फिर कहिए एवरेज। तो एवरेज या फिर औसत क्या होता है कि जितना भी डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, है ना। जितना भी डाटा दिया हुआ है और जितना संख्या है नंबर ऑफ डाटा से उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। अनुपात यही होता है, जो भी डाटा दिया है सबको जोड़ें और जितने डाटा हैं संख्या उससे भाग देते हैं, है ना। तो यही हमारा औसत हो जाएगा। तो इसी औसत के लिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया है, तो 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4, इन सबको हम लोग किससे जोड़ेंगे, कितना है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग 5 से भाग दे देंगे, है ना। हमारा आंसर ये आ जाएगा कितना 36.66, ठीक है। लाख में है, लाख में करने का भी कोई वो नहीं है ना। बाद में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसके आगे लाख लिखा जाएगा, है ना। सबके अंत में 0 0 लगा देंगे लाख तक। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझिएगा अच्छे से। पजल पिछली बार भी आया था, पिछली बार का काफ़ी टफ भी था, है ना। वो वाला क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। 2022 वाला सी सेट को बस नहीं कर पाए थे, बाकी उसके पहले का सब है। 2020 भी हम लोग कर चुके हैं, 2021 भी कर चुके हैं, 2022 बचा हुआ है और अभी हम लोग 2023 कर रहे हैं। जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग जल्दी कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, इसको हम लोग बनाते चलते हैं, देखते हैं कैसा है। क्या कहा गया है, हिंदी या इंग्लिश जो कंफर्टेबल लगे उसको पढ़ सकते हैं, है ना। क्या कहा गया है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 13 फ्लैट्स ऑन द 3 फ्लोर्स, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। एक भवन की 3 मंजिल, दूसरा तीसरा और चौथा पर 13 फ्लैट है, ठीक है। कितने फ्लैट्स हैं मतलब टोटल, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड मंजिल, थर्ड मंजिल और फोर्थ मंजिल, ठीक है। टोटल कितना फ्लैट है बोला है, 13 फ्लैट है, ठीक है। जो जो दिया है उसको लिखते चलते हैं। 5 फ्लैट खाली हैं, है ना। 5 फ्लैट, 13 में का 5 क्या है एम्प्टी, खाली है। 5 खाली है मतलब भरा हुआ कितना होगा 8, है ना, ऑक्यूपाइड, ठीक है। शेष फ्लैटों में 3 प्रबंधक, क्या है इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, 3 मैनेजर, जो ये है इसमें 3 मैनेजर हैं, 2 टीचर हैं, है ना, 2 टीचर हैं, 2 लॉयर हैं, 2 लॉयर हैं, है ना, 2 लॉयर हैं एंड 1 डॉक्टर, और एक कौन है डॉक्टर। चलिए अच्छा है, सबका इनिशियल अलग अलग है। क्या है, अब क्या बोला है 1 डॉक्टर ऑक्यूपाई द रिमेनिंग फ्लैट्स, मतलब जितना बचा हुआ है वही 8 बचा हुआ है रिमेनिंग फ्लैट्स। देयर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, मतलब सभी में कम से कम 3 फ्लैट्स तो है ही, मतलब 1 2 3, है ना। थोड़ा पास पास में करते हैं, जगह चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, कम से कम 3 फ्लैट है, ठीक है। और फ्लोर ऑन एनी फ्लोर एंड नॉट मोर देन 6, मतलब किसी में भी 6 से ज़्यादा नहीं है। नो 2 पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन स्टे ऑन एनी फ्लोर, मतलब सेम प्रोफेशन के, है ना, सेम पेशे के जो 2 व्यक्ति हैं एक ही में नहीं रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो 3 मैनेजर हैं, 3 ही फ्लोर है, तो एक एक मैनेजर को तो सबसे पहले सब में बैठा देते हैं, क्योंकि ये सब आपस में अलग अलग ही रहेंगे, एक फ्लोर पे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द सेकेंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स, आउट ऑफ 4 फ्लैट्स मतलब 4 मंजिल हैं, है ना, इतने में लिखा होगा दूसरी मंजिल पर 4 फ्लैटों में से एकदम में वकील रहता है और उसका केवल एक ही पड़ोसी है ना। सेकंड फ्लोर में 4 फ्लैट हैं, एक ही वकील रहता है और क्या है उसका सिर्फ एक ही पड़ोसी है, तो पड़ोसी तो हो गया मैनेजर।
और उसके अलावा बाकी के 2 फ्लैट्स रह गए खाली, ठीक है। ऑन द सेकेंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स वन ऑक्यूपेंट इज द लॉयर, है ना, एक लॉयर है, हैज़ ओनली वन नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, एक ही पड़ोसी है। वन लॉयर लिव वन फ्लोर बिलो द अदर, मतलब एक जो वकील है दूसरे वकील के नीचे रहता है, तो यहाँ एक वकील है तो एक वकील यहाँ होगा, ठीक है, बिलो द अदर। द डॉक्टर इज नॉट द नेबर ऑफ एनी लॉयर, अब जो डॉक्टर है वो क्या है, किसी भी लॉयर का नेबर नहीं है, तो इन दोनों में तो डॉक्टर होगा नहीं, यहाँ पर डॉक्टर होगा। तो देखो ये मेरा कंप्लीट हो गया, लॉयर मेरा कंप्लीट हो गया, डॉक्टर मेरा कंप्लीट हो गया। आगे, नो फ्लैट इज अनऑक्यूपाइड ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचे कौन है, 2 टीचर बचे हैं, ठीक है, 2 टीचर बचे हैं, तो मेरे को इसमें तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे को एक एक टीचर करना है, एक टीचर हो गया ये फोर्थ में, एक टीचर हो गया थर्ड में। अब क्या बोला है कि थर्ड में कोई सा खाली नहीं है, मतलब जितना खाली बच गया वो किस में चल देगा, फोर्थ फ्लोर में मेरा चल देगा, है ना। तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 8 9 10, बचा कितना, 3, तो 1 2 3, ठीक, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे लेकर एक बार जरूर देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा राइटिंग उतना कुछ खास नहीं बन रहा है अभी, तो इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से लिख कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। इस चीज़ को देखते हैं, जैसे ये, ठीक है, 3 फ्लोर है, मैनेजर तीनों में थे, है ना। उसके बाद लॉयर एक के नीचे एक और सेकंड वाले फ्लोर में, उसके बाद डॉक्टर जो इनका नहीं है साथ में लॉयर के, उसके बाद जो बच गया उसमें टीचर, है ना, और ये हमारा जो बचा हुआ है खाली फ्लैट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आंसर करते हैं, देखते हैं। जैसे तीसरी मंजिल पर कितने फ्लैट हैं, तीसरी मंजिल पर कितने फ्लैट हैं, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ हाँ, तीसरी मंजिल पर हमारे कितने फ्लैट्स हैं, तो तीसरी मंजिल पर हमारे 1 2 3 फ्लैट हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अरे अच्छा सॉरी, वो मेरा 18 क्वेश्चन था ना। और उसके बाद 17वें क्वेश्चन में क्या था, चौथी मंजिल के फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, तो चौथी मंजिल के फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3, कितने लोग रहते हैं, 3। 18वां में क्या बोला है, तीसरी मंजिल पर कितने फ्लैट हैं, तीसरी मंजिल पर भी कितने फ्लैट हैं, 3 फ्लैट हैं, दोनों का आंसर 3 3 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को देख सकते हैं आप, 17 और 18। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये वाला देखते हैं, एक आदमी लगातार 8 मीटर पूर्व की ओर और 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। जिनको डायरेक्शन का दिक्कत हो रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले 8 मीटर पूर्व की ओर, है ना, पूर्व ऐसा, और उसके बाद क्या है, मतलब 8 मीटर ईस्ट और उसके बाद 6 मीटर नॉर्थ, है ना, इस टाइप से चलता है। तो इसी को हम लोग देखिए, जैसे 8 मीटर किधर चला, पूर्व की ओर, ये 8 मीटर पूर्व की ओर, और उसके बाद 6 मीटर उत्तर की ओर, ऐसा, है ना, 6 मीटर उत्तर की ओर। तो मेरे को जो बताना है वो मेरे को डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। दूसरे कलर से करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसको देखिएगा, ये आपको एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिखेगा, है ना। समकोण त्रिभुज को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम या फिर कहिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमको इसका परपेंडिकुलर और बेस का पता है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, है ना। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये 8 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, है ना। इसको जितने लोग जानते हो तो जानते हैं, 8 का 64, 6 का 36, दोनों मिलकर 100 हो जाएगा, और 100 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 10। ये आसान सा है। चलिए, वह बहिर्गामी बातुनी, यह बहिर्गामी बातुनी दृढ़ और ऊर्जायुक्त व्यवहार दर्शाता है ना। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट जो अंदर ही अंदर बात करते हैं, ज़्यादा लोग से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो बहुत सारे लोगों से बात करना, दोस्ती करना पसंद करते हैं, है ना। ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्गामी या बातुनी। तो ऐसा व्यवहार जो दर्शाता है उसको हम लोग बहिर्मुखता बोलते हैं, है ना। 2 टाइप का, इंट्रोवर्ट और उसका उल्टा एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे और कुछ उससे रिलेटेड आप वर्ड्स देख सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी एग्जाम में देखो तो ये आपको काम आए, है ना। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो चलो, 45 छात्रों की एक कक्षा में आदित्य का रैंक शीर्ष से 12 है, तो नीचे उसका रैंक कितना है। जैसे कि अगर आप इस तरीके से देखोगे, है ना, तो इसमें कभी भी मैं आपको बोलूँ टोटल मतलब कुल कितने हैं, अगर आपको किसी का रैंक लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से बता दिया है
है ना, या ऊपर या नीचे कहीं से भी। तो आप अगर किसी को लेफ्ट तरफ से गिन रहे हो, है ना, और उसी को अगर आप राइट तरफ से भी गिनोगे तो ये तो दोनों बार काउंट हो गया है। इसलिए टोटल में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से गिन के एक कम करते हैं तो मेरा टोटल हो जाता है, मतलब कुल हो जाता है। अगर यही चीज़ आप ऊपर नीचे देखोगे तो भी आपका यही होगा, ऊपर से जितना आया है उसका रैंक, नीचे से जितना आया है रैंक, और एक घटा दोगे तो टोटल आ जाएगा, है ना। अब यही चीज़ को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, है ना। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टोटल कितना बोला है, ये वाला को यूज़ कर लेते हैं, ऊपर नीचे वाला ये वाला। टोटल कितना बोला है, 45। 45 में कितना है, ऊपर से उसका रैंक है 12, नीचे से कितना रैंक है पता नहीं, वही तो निकालना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, और ये हम लोग एक घटा दिए, है ना। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। 12 को मैं इसमें से सॉरी ऐसे लिख दे रहा हूँ, 45 माइनस 12 प्लस 1, ऐसे करेंगे x, है ना। 45 में से 12 घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 33, और 33 में एक जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 34। तो x का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 34, है ना। ये आपका उत्तर आ जाएगा 34। देखिए क्या बोला है कि 1/2 से बड़ा कौन सा है। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आप सबका इसका वैल्यू लिख दो, है ना। जैसे अगर मान लो कि 1/2 मतलब कितना 0.5, 2/5 मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 0.4 हो जाएगा, और सॉरी 0.4 हो जाएगा। और 4/7 करोगे आप करके देखना, 0.57 आ जाएगा, ये आपका 0.45 अप्रॉक्स आएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.46 जैसा आ जाएगा, है ना। तो अगर इसमें वैल्यू बड़ा बोला है तो ये तो आपको अगर सबका निकालते रहोगे बी तक आओगे आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसे टाइम के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे अगर सिर्फ 2 को ही चेक करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, 2/5 और मेरे को 1/2, इन दोनों में कंपेयर करना है ना, तो इसको नीचे को इसके ऊपर वाले से, इसको नीचे के इसके ऊपर वाले से गुणा कर दो, ठीक है। ये हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग और अच्छे से सीख जाएंगे। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट जैसा बता रहा हूँ कि 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 मतलब कितना 4, और इधर कितना हो गया 1 गुणित 5 मतलब 5, है ना। तो ये जिसके ऊपर वाला बड़ा आएगा ना वो संख्या बड़ा होगा, जिसके ऊपर वाला छोटा आएगा वो संख्या छोटा होगा। मैं पहले वाले से कंपेयर किया तो मेरे को दिख गया कि ये तो इससे छोटा ही है ना। अगर वैल्यू का मतलब नहीं है, बस आंसर बताना है। तो सेकेंड वाले को चेक करके देख लो, 4/7 और क्या 1/2 से, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 सत्ते 7, है ना। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा ये वाला बड़ा है, यही तो पूछा है ना कि मतलब 1/2 से बड़ा क्या है, मेरा आंसर आ गया अभी, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। चलो फिर से एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। राजेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, डायरेक्शन एक बार बता दिया जा रहा हूँ। राजेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है ना, दक्षिण मतलब यही आपका साउथ। तो इसको जैसे जैसे बोला है वैसा वैसा चलाते चलते हैं। जैसे 25 मीटर साउथ की तरफ चलता है, मान लो कि ये 25 मीटर चल गया साउथ की तरफ, ठीक है। अब इसका मुंडी इधर है, देन ही टर्न टू इस लेफ्ट, है ना। जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, जब वैसे नीचे की तरफ देख रहा है तो जो वो लेफ्ट है वो इस डायग्राम में तो राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी आप नीचे की तरफ देख रहे हो। तो लेफ्ट की तरफ गया और 20 मीटर चला, है ना। तो लेफ्ट की तरफ गया और ये 20 मीटर चला, इस लाइन से थोड़ा छोटा बनाएंगे, 20 होगा। देन ही टर्न टू इस लेफ्ट। अब फिर से आप देखो कि आप उधर की तरफ देख रहे हो, वहाँ से आप लेफ्ट ऐसे करके मुड़ोगे और कितना 25 मीटर चला, तो 25 फिर से हम लोग इसी के बराबर में पहुँच गए, फिर से 25। ही अगेन टर्न हिज राइट, है ना। उसके बाद फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा, जैसे इसमें आप हिंदी में भी देख सकते हो। अब फिर वो राइट की तरफ मुड़ा और 25 मीटर चला। अब ये फिर से यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा, सॉरी 15 मीटर चला, ये 15 मीटर इसको चलवा दिया। तो क्या बोला है, एट वाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में है और कितना दूर चला। तो यहाँ से यहाँ तक को देखो, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 20 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 15, मतलब टोटल कितना चल गया वो 20 + 15 बराबर 25, है ना। किधर की तरफ देख रहा है, अब ईस्ट की तरफ देख, सॉरी 35 ना, 20 + 15, और किधर की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 35 मीटर ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है। सामाजिक मतलब समाज में रहने के लिए जो जो कौशल चाहिए, है ना, मतलब बातचीत करना, सहयोग करना, ये सब, ठीक है। तो जो हमारा इसमें से रचनात्मक सोच है, ये हम लोग बिना समाज में रहे भी आराम से अच्छे से घर के अंदर ही अंदर क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं, कुछ नया बनाने का ऐसा। बाकी सब जो भी है इसके लिए हमको थोड़ा सा समाज का ज़रूरत पड़ता है,
और बाकी सब हमारा सोशल स्किल्स हैं, इसमें नहीं बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग। ये सब आपका सोशल स्किल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया था। अब यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है, देखते हैं। मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली, इससे तो नहीं पता चल रहा है कि कब गया। बेंगलुरु की अपनी यात्रा के पिछले दिन, है ना, शुक्रवार को। शुक्रवार को मतलब उसका पिछला दिन कौन सा है, शुक्रवार है। शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिला, मतलब वो कब गया होगा, शुक्र के अगले दिन। शुक्र के अगले दिन मतलब कब, शनिवार को, है ना, शनिवार को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग अब दो तरीके से बना सकते हैं। राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा की योजना निम्नानुसार बनाई। वह दूरी क्या है का 5/9 भाग हवाई जहाज़ से, शेष दूरी का 3/4 भाग रेलगाड़ी से, और शेष 200 किलोमीटर की दूरी को कार से तय किया। मुंबई से कुल दूरी कितनी थी, है ना। चलो, इसको हम लोग दो तरीके से बनाने के लिए सीख जाते हैं। पहला, मान लेते हैं कि जो पूरा दूरी है ना, मान लेते हैं कि जो पूरा दूरी है ये मान लो कि x किलोमीटर है ना। तो 5/9 भाग, क्या बोला है, 5/9 भाग। अगर मान लो मैं पूरे दूरी x में से 5/9 x को घटा दूंगा तो ये क्या होगा, नीचे और ऊपर का जो डिफरेंस होता है ऊपर में लिखा जाएगा, है ना। 9 - 5 बराबर 4/9x ऐसा, है ना। मतलब इतना दूरी ये क्या किया, हवाई जहाज़ से गया। तब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 5/9 को तो वो किससे गया, रेलगाड़ी से गया। शेष दूरी का अब बचा कितना है, 5/9, है ना। अब शेष दूरी का मतलब इसके बाद भी इसमें शेष कितना है, 3/4 को अगर आप घटा दोगे, सॉरी 4/x है ना, ये इतना को ये गया किससे, एरोप्लेन से। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग 3/4 को और घटा देते हैं, ठीक है, शेष दूरी का 3/4 मतलब 4/9x का 3/4, 4/9x का 3/4 को अगर आप घटा दोगे तो ये इसका 1/4 बचेगा, है ना। ये 1/4 कैसे बचेगा, जैसे हम लोग यहाँ देखिए 5/9 घटाए थे तो 4/9 बचा था, है ना। दूसरा मतलब भी मैं आपको बता दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब इसको और ये हमारा कट गया, है ना। ये कितना हो गया हमारा, x/9। तो इसके बाद हमारा जो बचा हुआ है ना, ये देखो, इसको लेफ्ट में बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये x दूरी था, एरोप्लेन से गया 5/9x, बचा कितना, 4/9। अब इतने के बाद जो है वो किससे गया, बस से गया ना, सॉरी रेलगाड़ी से गया, रेल से गया। तो उसके बाद जो बचा है, रेलगाड़ी से कितना गया, 4/9x का 3/4, है ना। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, मतलब इसके बाद भी जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है, है ना। रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा, आप इसमें से 3/4 वाले को घटा दोगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, x/9, जो हम लोग यहाँ पर देखे थे। और यही जो है बचा हुआ दूरी क्या बोला है, शेष 200 किलोमीटर, मतलब ये जो बचा हुआ क्या है, ये आपका 200 किलोमीटर है ना। अब यहाँ से मेरे पास देखो एक इक्वेशन बन रहा है, एक ही अननोन है x। 9 को इधर भेज दोगे तो x का मान आ जाएगा कितना हमारा, 1800 किलोमीटर। ठीक है, 1800 किलोमीटर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा तरीका भी एक हम लोग इसका सीख लेते हैं, और है ना, जैसे कि अगर मान लो मेरे को किसी डिस्टेंस को पहले तो 9 भाग में बांटना है और बाद में 4 भाग में बांटना है, तो हम लोग ऐसा संख्या ले लेते हैं जो 9 और 4 दोनों से भाग जाए। मतलब क्या, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक, है ना, या फिर कहिए एलसीएम, किसका, 9 और 4 का कितना हो जाएगा, 36। तो टोटल हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो दूरी है वो कितना है, 36x है। ठीक है, अब 36x में से वो शुरू का जो है 5/9 भाग, है ना, 36 को आप 9 बराबर भाग में बांटोगे 4 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करें तो ये आपका हो गया क्या, 20x, है ना। ये इतना क्या जा रहा है हमारा, एरोप्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है। तो बचा कितना, 36 में से 20 घटा दिए तो कितना बचा, 16x। ठीक है, अब बची दूरी का 3/4 हिस्सा वो रेलगाड़ी से जा रहा है। तो 16 का अगर मैं 3/4 निकालता हूँ, 16 को अगर मैं 3/4 निकालूंगा, ये एक्स भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4, मतलब ये 12x हो जाएगा। तो 16 में से 12x वो किससे जा रहा है, आपका रेल से जा रहा है ना। ट्रेन 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 लिखा है तो ट्रेन लिख देते हैं, ट्रेन से जा रहा है। और 16 में से उसके बाद बचा कितना, 4x। ठीक है, अब ये जो 4x है इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, 200। ये क्या है आपका रिमेनिंग वाला, है ना, बचा वाला। ठीक है,
अब क्वेश्चन में मेरे को ये दिया हुआ है ना कि जो बचा हुआ 200 दूरी, मतलब 4x बराबर कितना है मेरा 200, तो x का मान मेरा यहाँ निकल जाएगा ना, 4 को इधर कर दूंगा मैं, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, ठीक है। अब मेरा टोटल यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, लेट टोटल डिस्टेंस ये था, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना था, कुल दूरी कितना था, टोटल डिस्टेंस था मेरा 36x। 36 में जब मैं x का मतलब कि सॉरी कितना है 50 का गुणा कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 18,000, मतलब आंसर सॉरी 1800, 0 ज़्यादा हो गया, ठीक है। दोनों में आंसर वही रहेगा, पहला वाला आप उसको मेथड 1 बना लो या ये आपका मेथड 2 है, जो आसान लगे उससे बना सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आए हैं हमारा अरिथमेटिक सीरीज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसको देखिएगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, ये जो हमारा अंकगणितीय श्रेणी है इसके पहले 22 का क्या होगा सम है ना, योग। तो एक फॉर्मूला होता है जैसे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1/d। इसमें हमारा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म्स हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कितना है 22, ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं तो कुछ टर्म, हाँ 22 है ना। उसके बाद क्या बचता है ए क्या होता है, पहला टर्म, मतलब जिस भी हम लोग सीरीज का जोड़ रहे हैं तो जो सबसे पहले है वो। और उसके बाद क्या बचता है डी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब एक के बाद अगले वाले का अंतर कितना है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग डी अगर हमको निकालना ही है ना, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एन, यहाँ पे क्या बोला है 22 का योग है ना। ए मेरे को दिख रहा है पहला टर्म मेरा 8 है, डिफरेंस मेरा कितना है, तो बाद वाले से पहले वाले को घटा दो तो ये क्या आ जाएगा मेरा -5। अब इसी को मैं सम के फॉर्मूला में मैं रख देता हूँ। एन कितना है आपका 22/2 है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणित 8 प्लस ये क्या हो गया 22 - 1 और ये क्या हो गया डी की जगह में -5 है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है। इसको हम लोग जब पूरा सॉल्व कर लेंगे है ना, ये आपका हो गया 2 11 2 8 16, 22 में से 1 किया 21 है ना, कर ही दे रहा हूँ, रुकिए दूसरे कलर से काट देते हैं, 2 11 है ना, यहाँ हो गया बाहर में 11 2 8 16 प्लस ये 21, 21 भी माइनस में है ना, तो ये आपका देखो 21 और -5 से गुणा हो जाएगा तो माइनस में आएगा, और 21 देखो 5 20 बार गुणा होने से 100 होता है, तो 21 बार में कितना हो जाएगा 105, ठीक है। और इसको जब हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -979, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करना होता है, तो हम लोग लिख के भी संप्रेषण कर सकते हैं, मतलब लिख के भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे से सुनेंगे तब अच्छे से करेंगे, तो एक्टिव लिसनिंग भी जरूरी है। अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसका समाधान करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो बीच में किसी चीज़ पे अटक गए तो उसको क्लियर ही नहीं किए है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमको सब चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ मैं आपको पेज में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्यू एम से ठीक पूर्व में है, ठीक है। क्यू जो है वो एम से ठीक पूर्व में है, जैसे इसको हम लोग क्या बोल रहा हूँ टुवर्ड्स, अच्छा क्वेश्चन हिंदी में एक देख लेते हैं। यदि क्यू एम के ठीक पूर्व में है तो ये जो हम लोग बना लिए क्यू, इसको एम के ठीक पूर्व में कर दिए, ठीक है। और एम आर के ठीक दक्षिण में है, एम है इसको हम लोगों को आर के दक्षिण में बना देना है, ये आर के दक्षिण में। तो आर से क्यू किस दिशा की ओर है, आर से क्यू किस दिशा की ओर है, इस दिशा की ओर है। जैसे ये कौन सी दिशा कहलाता है, साउथ ईस्ट है ना, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, दक्षिण पूर्व सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने से संबंधित नहीं है, सुनने से संबंधित नहीं है ना, नहीं है। तो देखिएगा हम सीखने के लिए सुनते हैं, चलो अच्छा है, हम संबंध बनाए रखने के लिए सुनते हैं, सही बात है, हम विवादों का समाधान करने के लिए सुनते हैं, ये भी सही है। श्रवण तभी होता है जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्या आप सिर्फ तभी सुनते हो जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो नहीं। जैसे कि अगर अभी हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिख रहा है, आपका प्रतिक्रिया मेरे को नहीं भी दिख रहा है, फिर भी आप उससे सुन रहे हो और उससे कुछ लर्न कर रहे हो, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंस कि इसमें नॉट लिखा हुआ है
क्या हो जाएगा, लिसन हैपन्स ओनली व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्ड, है ना। और कुछ यहाँ पे मैं आपको लिसनिंग स्किल लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। चलिए अगला, यदि 120 में यदि रुपये 120 से 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों तक संभाला जा सकता है, तो 300 से 6 व्यक्तियों के परिवार को कितने दिनों तक संभाला जा सकता है ना। देखो टाइम एंड वर्क में एक हम लोग फॉर्मूला M1D1/W1 ये पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं मैं एक बार और बता दूंगा, है ना। इसमें M क्या होता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, D क्या होता है कितने दिन तक काम कर रहे हैं, और W क्या होता है वर्क, मतलब कितना काम कर रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग को अगर कोई पैसा भी बांटना है तो W की जगह में उसको रख देंगे, ठीक है। अगर जैसे ये पैसा बांट रहे हैं वो, या फिर किसी को खाना खिला रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जैसे पहले वाले कंडीशन में आदमी लोग कितना है, 120 है ना। कितने दिन तक खा सकते हैं बोला है, मैन कितने हैं, इसमें हम लोग का 4 व्यक्ति हो, है ना, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा। कितने दिन तक खिला सकते हैं बोला है, 30 दिन तक खिला सकते हैं। कितना वेजेस या फिर फूड है या फिर पैसा है ना, तो कितना है पैसा, 120। सेकेंड वाले कंडीशन के लिए क्या बोला है, यही चीज़ आपका 6 व्यक्तियों के परिवार को, तो मैन की जगह कितना हो जाएगा 6। कितने दिन आपको पता नहीं है तो दिन की जगह हम लोग लिख लिए एक्स, क्योंकि हमको वही निकालना है। कितना पैसा वेजेस, है ना, तो कितना पैसा है 300। बस अब इसको हमको हल करना है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही अननोन है, ये हम लोग को तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो 4 30 करोगे तो 120 आ जाएगा, वही 30 चौके और 4 4 कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया 6 5 6 30, 6 0 0, मतलब एक्स का मान क्या आ गया 50, क्या है दिन, ठीक है। एक और प्रॉब्लम है ऐसा टाइप का ही, उसको भी कर लेंगे अच्छे से। चलिए, नूतन शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं क्या है व्यवस्थित क्रम में किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थान पे होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है नूतन, रुकिए, है ना, यहाँ पे नूतन, यहाँ लिख देता हूँ नूतन, ठीक। जिसको रैंक नहीं याद हो रहा होगा तो एक ट्रिक है हम लोग के पास, एन कितना होता है 14, यू कितना होता है 21, टी कितना होता है 20, ए कितना होता है 1 और एन कितना होता है 14, है ना। वर्णानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने स्थान एक ही स्थान पर रहेंगे। अब इसको हम लोग वर्णानुक्रम, मतलब सबसे पहले ए, जो ए है ना, ये वाला हो गया, उसके बाद बड़ा कौन सा है, ये 14 वाला, तो एन फिर ये क्या है टी, और उसके बाद यू। देखो तो कोई से भी सेम स्थान पर नहीं है, हाँ, मतलब इसमें से क्या है कोई भी नहीं है जो अपने यथा स्थान पर है, ठीक है। यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है तो वह 1 घंटे में कितनी फीट की दूरी तय करेगी, ठीक है। दूरी मतलब डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणित स्पीड इंटू टाइम, है ना। हिंदी में दूरी बराबर चाल बटा समय। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड मेरे को क्या बोला है 5 फीट प्रति सेकेंड, है ना, 5 फीट प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है 1 घंटे, यहाँ पे अगर मैं 1 आवर लिखता हूँ, 1 घंटा लिखता हूँ तो ये तो सेकंड हो गया, ये तो आवर हो गया, अलग अलग इकाई नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आवर को हम लोग 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब ये क्या हो गया 3600। तो इसी में हम लोग क्या करें 3600 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा कितना 1 8 फिर 3 बार 0, ये इतना फीट, है ना, क्या हो जाएगा इतना फीट, ठीक है। स्पीड तो ये है ना 5 पर सेकेंड था, तो इसको भी हम लोगों को सेकेंड में बदलना था, एक ही इकाई रहता है कभी भी काटने के लिए, है ना। चलो यहाँ क्या है 2000 की राशि प्रति वर्ष 7% ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें, मतलब वही एनुअली। 20 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का सिंपल सा सूत्र होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि वो आता कहाँ से है। सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, है ना। हिंदी में बोलूँ तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर बटा समय, है ना। अब जैसे इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। मूलधन मतलब जितना पैसा आप शुरू में लगाए थे, दर मतलब हर साल आपको जितना मिल रहा है, कितने समय के लिए मिल रहा है वो आपका समय मतलब कितने साल के लिए। बस अब इसको हमको हल कर देना है, ठीक है। इसी को अब हम लोग हल कर देंगे, जितना शून्य है वो कट गया नीचे का, 1 2 1 2, है ना, 2 इसमें गुणा हो गया 400 और 7 चौक 28 और फिर 2 जीरो और, मतलब क्या हो गया ये रुपये, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, जो भी कहा जा रहा है उसे सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना,
ये सब करके जो सर्वोच्चम प्रकार का श्रवण है, सबसे अच्छा सुनने का तरीका है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग, है ना। एक्टिव लिसनिंग मतलब जिसमें आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग। और भी कुछ इसके बारे में देखना चाहो तो एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या होता है मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो टैंकरों, है ना, ये फोटो नहीं दिया हुआ था उसमें, मैं अलग से कर दे रहा हूँ। दो टैंकरों क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकरों के पेट्रोल को सटीक संख्या में नाप सकता है? हम लोग एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारा इसका टेक्निक पढ़े हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको इसका बस 2-3 तरीका है, तो एक ही तरीके से भी एचसीएफ निकालने का बता रहा हूँ। महत्तम समापवर्तक मतलब वही वो बड़ा से बड़ा संख्या जिससे हम लोग इन दोनों संख्या को भाग दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 850 आपका और किससे किससे भाग जाएगा, है ना। 200 से तो वैसे ही भाग नहीं जाएगा, बाकी से आप करके देख सकते हो। या फिर सिंपल है, हम लोग इसका महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ वही बड़ा से बड़ा संख्या जो हमारे दोनों संख्या को भाग देगा। यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को 850 निकालना है, ठीक है। 850 और किसका? 680। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? वो छोटा से छोटा अभाज्य संख्या जो दोनों को भाग देगा वो देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 2, 2 से दोनों के दोनों भाग जाएगा ना। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और फिर 2 शून्य शून्य। अब फिर से सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो दोनों को भाग दे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं, है ना। उसके बाद 5, 5 से दोनों भाग जा रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं? 5 से ऐसे करके भाग दे देते हैं, ठीक है। 5 से अब हम लोग इसको एक बार भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका? 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, है ना। यहाँ पे 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अभी किससे भाग जाएगा? फिर डायरेक्ट भाग जाएगा 17 से, ठीक है। 17 पच्चीस 85, 17 चौक 64, है ना। अब इसके बाद आगे किसी से नहीं भाग जाएगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जब हम लोग इन सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा हो जा रहा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जिससे इससे की हो सबको गुणा कर दो, तो गुणित 5 गुणित 17, 17 पचे 85, 85 दूनी 170, क्या आ जाएगा? 170। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 170। चलिए, यह व्यक्ति को प्रसन्न बनाता है ना, प्रसन्न बनाता है। हेल्प बिल्डिंग मेंटेन रिलेशनशिप एंड इंक्रीज वन चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। देखिए, अगर कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ भी ना रहे अगर, लेकिन उसका पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा है तो वो खुश रह सकता है ना। इसमें आपका बी इसी में दिख रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए। उत्तर की ओर जाने वाले व्यक्ति सॉरी उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है ना। मतलब देखो, जैसे वही डायरेक्शन है, तो क्या बोला है कि उत्तर की तरफ कोई आदमी जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या है? दाहिनी ओर, बाएं दाएं में अगर किसी को कन्फ्यूजन है, अपना हाथ ऐसे करके देखेंगे, जिसमें आपको स्मॉल बी बनता हुआ दिख रहा है बायां हाथ है, जिसमें डी बनता हुआ दिख रहा है दायां हाथ है। ऐसा करेंगे जिसमें आपको एल से बनता हुआ दिखेगा वो लेफ्ट हैंड है, जिसमें नहीं दिख रहा है वो आपका राइट हैंड है, ठीक है। तो बायां दायां लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसा बी बायां डी दायां, ठीक है। तो क्या बोला? उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिने ओर मुड़ जाता है, ठीक है। इधर की तरफ दाहिने ओर मुड़ गया, और क्या है? कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर से इधर बाईं ओर मुड़ा, है ना। पहले दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से ये अपनी बाईं ओर मुड़ गया ऐसे करके, ठीक है। कहाँ है? बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर जाता है, फिर से ये अपनी दाहिनी ओर जाता है, और कुछ दूरी के बाद वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, फिर से ये अब क्या किया? फिर से दाहिने की तरफ मुड़ गया। अब वह किस दिशा में आगे जा रहा है? तो वो पूर्व दिशा में आगे जा रहा है, ठीक है। वही है ना, मैन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया, टर्न्स राइट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टेक्स द लेफ्ट अगेन, टर्न्स लेफ्ट एंड देन ही गोज राइट एंड आफ्टर सम डिस्टेंस टर्न टुवर्ड राइट, ठीक है। तो क्या की तरफ जा रहा है? पूर्व की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। देखते हैं क्या है। एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज़ निकलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की से प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर उड़ता है। उसी समय अन्य हवाई जहाज़ हवाई अड्डे से निकलता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पश्चिम की ओर उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? यहाँ भी हमारा वही डिस्टेंस, दूरी बटा चाल बटा समय। तो क्या है? दोनों निकल रहे हैं, है ना। एक जा रहा है हमारा उत्तर की तरफ
और एक किधर की तरफ जा रहा है उसी समय पश्चिम की तरफ, है ना, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो जैसे ये वाला क्या है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, इसका स्पीड कितना था 1000 किलोमीटर, है ना, और समय कितना चल रहा है 1.5 घंटा। इसी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000, और 1000 को अगर 1.5 घंटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, है ना। और इधर की तरफ वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो इसको मैं D1 लिख देता हूँ, इसको D2 लिख देता हूँ, इसका 1200 और ये 1.5, है ना, 1200 गुणे 1.5 करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, है ना। 1200 को 1.5 करना मतलब आधा निकालोगे 600 और 600 को जोड़ोगे तो 1800 हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर से मेरा पाइथागोरस प्रमेय जैसा हो जाएगा, है ना। ये मेरे को दूरी निकालना है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ऐसा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट करके वर्गमूल निकालना है किसका, दोनों के स्क्वायर का, 1500 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 1800 का स्क्वायर। ठीक है, तो आसान सा इसको सॉल्व कर सकते हो, 100 का स्क्वायर दोनों में है तो 100 का स्क्वायर एक्चुअल में बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर धन 18 का स्क्वायर, है। इसको निकाल लीजिएगा, जिसको रूट निकालने नहीं आता होगा मैं अलग से बता दूंगा। जैसे सिंपल सा है, 15 का स्क्वायर है, 2 बार 3 गुणित 5 है, 3 गुणित 5 है, दोनों में 3 है, 3 भी आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये अंत में मेरे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 300√33, नहीं 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 300√33, सॉरी 300√61 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेंगे, 300√61। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलो, इन्हें मध्यस्थता करने और असमय सुलझाने की क्षमता शामिल है ना। मध्यस्थता करना मतलब नेगोशिएट करने का जो क्षमता शामिल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो विवाद हो रहा है, मध्यस्थता को सुलझा रहा है मतलब विवाद प्रबंधन है। दो व्यक्तियों की आयु हम लोग रेशियो में सेम क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। इसको हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे बता दे रहा हूँ ना, छोटा छोटा ही है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, है ना, जैसे जो इनका इनकम है, इनका जो इनकम है, जैसे पहले वाले का अगर हम लोग बोलते हैं 9x है, अच्छे से 9x है ना, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा उस हिसाब से 7x हो जाएगा। और क्या बोले, एवं के व्यय का अनुपात, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, जिनका एक्सपेंडिचर है ये कितना है। अब देखो दूसरा रेशियो हो गया ना, तो इसको हम लोग 4y बोल देते हैं और ये 3y बोल देते हैं। यदि वे दोनों 2000 रुपये बचा लेते हैं, सेम क्वेश्चन किए हुए हैं इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2000 बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। कितना बचा लेते हैं, सेव कितना करते हैं, दोनों 2-2000 कर लेते हैं। सेविंग मतलब क्या, जितना कमाएं मेहनत इतना खर्च किए। ठीक है, तो देखो पहला वाला को अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो वो 9x कमाया और उसमें से वो 4y खर्च कर दिया तो बचा कितना 2000। दूसरा वाला क्या किया है, 7x कमाया और उसमें से वो 3y खर्च कर दिया, बचा कितना 2000। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बच रहा है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। दोनों में से मेरे को y को कैंसिल आउट करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पूरा में और इसमें पूरा में, तो ऊपर वाले में मैं क्या करता हूँ 3 का गुणा कर देता हूँ और नीचे वाले में क्या है मैं 4 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 27x माइनस 12y और ये कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, नीचे वाला क्या हो गया 28x माइनस 12y, सॉरी ये y होगा ना, मैं x लिख डाला हूँ, y बराबर 8000। अब ये दोनों इक्वेशन को एक को दूसरे से घटा दो तो ये क्या हो गया, y कटा, नीचे क्या बचा -x बराबर -2000, मतलब वही x बराबर 2000। तो अब मेरे को क्या पूछा था, इनका सैलरी इनकम, ये क्या हो गया मेरा इनकम, है ना। तो इनकम मैं क्या कर दूंगा 9x और ये 7x था तो 9 इंटू 2000 और दूसरे वाला का क्या है 7 इंटू 2000, मतलब पहला वाले का कितना है 18000 और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14000। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, है ना। दूसरा मेथड भी जैसे अगर देखना चाहेंगे तो दूसरा मेथड भी आसानी है ना। जैसे मेरे को पहले इनका
क्या बोला है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 9/7। मान लो कि मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स लिख दिया। और इसमें से अगर दोनों में से अगर देखो इनकम में अगर मैं दोनों घटा देता हूँ, अगर ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनकम में अगर मैं सेविंग जितना बच रहा है उसको घटा दूंगा तो जो बचेगा वही तो खर्चा है। तो ये मेरा जब इनकम था 9x और दूसरे वाले का कितना था 7x, दोनों में से अगर मैं 2-2 हज़ार घटा दूंगा तो जो बच गया वो उनका क्या का रेशियो है कि कितना वो बचाते हैं, सॉरी कितना वो खर्च करते हैं। और इसका मेरे को रेशियो दिया हुआ है 4:3, है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हमारा वही वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी हमारा वही आ जाएगा 2000। तो इनका जो इनकम है यहाँ भी हमारा आ जाएगा 9x मतलब 18,000 और 7x मतलब 14,000। दोनों से हमारा वही उत्तर आएगा। आपको जो आसान लगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये वाला पढ़े हुए हैं रेशियो में, सेम क्वेश्चन 2-3 मेथड से और किए हुए हैं, है ना। एक थंबनेल के साथ है, आप चाहो तो वहाँ पर भी देख सकते हो। चलो उसके बाद क्या है, 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 41 फ्रेंच भाषा 22 जर्मन भाषा बोलते हैं। फ्रेंच या जर्मन लेने वाले विद्यार्थियों में से 9 दोनों पाठ्यक्रम लेते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों में से किसी भी पाठ्यक्रम में निम्नांकित नहीं हैं। 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, है ना। जैसे कि देखो टोटल क्या बोला है 78। जैसे मान लो कि ये कोई सा क्लास है ना, फॉर्मूला से ना करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये एक क्लास है, यहाँ पे टोटल 78 लोग हैं, ठीक है। अब ये मैं एक सर्कल बनाया, इसके अंदर 41 लोग हैं जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरा सर्कल बना दिया जिसके अंदर 22 लोग हैं जो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये दोनों में है ना, तभी तो, क्योंकि दोनों को पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 लोग हैं बोला है। तो अगर मैं जर्मन और फ्रेंच को जोड़ता हूँ कि जर्मन कितने लोग पढ़ रहे हैं और फ्रेंच कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 9 लोग तो दोनों बार ऐड हो गए, है ना। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। मतलब जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग कितने हैं, 41 तो जर्मन पढ़ रहे हैं, 22 तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, और ये जो 9 है जो दोनों में ऐड हो गए उसको हम लोग एक बार घटा दिए, है ना। तो 41 में मैं इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 41 और 22 को जोड़ते हैं, कितना हो गया 3, 63 में से 9 घटाए तो कितना हो गया आपका 54। कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो कुछ नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, नामांकित नहीं है बोला है ना, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला से भी होता है, फॉर्मूला को भी चाहेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं लगेगा वैसे भी, है ना। कुछ नहीं वाले कितने हैं, 78 में से 54 लोग पढ़ रहे हैं, तो जो बच गए उन लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितने बच गए 24। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24। यह दूसरों को हमारे दृष्टिकोण को समझाने की योग्यता है। दूसरों को हम लोग कैसे समझा सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे अपना प्रभाव डाल सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंस, है ना। इसका और कुछ ऐसा मिलता जुलता मीनिंग देखना चाहें तो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से वही हमारा क्वेश्चन है, 100 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 5 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे। तो यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वही वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। इसको हम लोग का ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो भी हम लोग सीख लेंगे जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो अब देखो पहला वाला कंडीशन क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 500 श्रमिक, है ना। M1 मतलब पहले वाले कंडीशन में मैन की संख्या, लोगों की संख्या, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं। नीचे का W लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों उसी काम को कर रहे हैं, मतलब W1 और W2 दोनों बराबर होगा, है ना। जो चीज़ समान होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड में क्या बोला है, कितने मैन रहेंगे, वही चीज़ तो पूछा गया है ना। और कितने दिन में काम को ख़त्म करने के लिए बोला है, 5 दिन में। बस अब हमको इसको हल कर लेना है। यहाँ पे 500 बार में कट जाएगा, M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 800, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे आता है उसको जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो मैं एक बार बता दूंगा, एक बार बताया भी था पहले भी वीडियो में, है ना। बट फिर से हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ लेंगे जल्दी। एक खुले मस्तिष्क से सुनने और बदले में एक विश्वसनीय संदेश देने की क्षमता, है ना, अच्छे से संदेश देने का क्षमता, किसी का बात को सुनो और दूसरे को कम्युनिकेट कर पाओ, संप्रेषित कर पाओ, ये आपका क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न देखिए सिंपल सा है, 2⁻30 2⁻30, इसको हम लोग 4 बार जोड़े हैं, है ना। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक बार में 2⁻30 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो अंदर 1 धन 1 धन 1 धन 1 ऐसा बचता है ना। या फिर उसको 4 बार है तो 4 गुणित डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 के गुणित 3, और ये क्या हो गया 4,
4 मतलब क्या, 2 के गुणित 30 और ये 2 के गुणित 2, है ना। जब दोनों का ये बराबर होता है बेस तो दोनों के जो पावर है एक्सपोनेंट है वो आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये 2 के घात 30 धन 2 मतलब 2 के घात 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, है ना, ऑप्शन डी। देखिए, किसी निश्चित कोड में चिल्ड्रन को ऐसा कहा गया है तो उस कोड में ज्योमेट्री को क्या कहा जाएगा। ट्रिक होता है सब अल्फ़ाबेट का रैंक याद करने का। जिनको नहीं है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। जिनको होगा अच्छी बात है। तो देखो जैसे चिल्ड्रन, है ना, जैसे चिल्ड्रन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो चिल्ड्रन, है ना, जैसे सी का होता है 3, एच का होता है 8, आई का होता है 9, एल का होता है 12, डी का होता है कितना 4, है ना, आर का कितना होता है 18, ई का होता है 5 और एन का होता है 14। अब इसकी जगह में क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है बी। बी मतलब कितना 2, जी मतलब 7, एच मतलब 8, के मतलब 11, ई मतलब 5 और एस मतलब कितना 19 और एफ मतलब कितना 6, ओ मतलब 15। ठीक है, अगर आपको इनका रैंक याद है ना तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्या किया गया है, शुरू में एक घटाया है, इसमें भी एक घटाया है रैंक में, इसमें भी एक घटाया है, इसमें भी एक घटाया है। फिर 4 के बाद सब में रैंक में एक एक जुड़ता गया है, एक एक जुड़ता गया है। ठीक है, तो अब यही हमको ज्योमेट्री के लिए करना है। ज्योमेट्री का हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसमें रैंक को शुरू के 4 में एक एक घटाएंगे और बाद में एक एक बढ़ा देंगे। जैसे ये है ना ज्योमेट्री, तो जिस इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं। जी मतलब कितना, जी मतलब 7, ई मतलब 5, ओ मतलब 15, एम मतलब कितना 13, उसके बाद ई मतलब 5, टी मतलब 18, सॉरी टी मतलब 20, आर मतलब 18, वाई मतलब 25, है ना। अब शुरू में जैसे एक घटाओगे, इसमें शुरू के 4 में एक एक घटाना है और उसके बाद के 4 में एक एक हमको जोड़ना है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। 7 में एक घटाओगे 6, इसमें एक घटाओगे 4, ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 6, ये 21, ये 19 और ये क्या हो गया वाई जेड, सॉरी ये एक है ना, मैं गलती से 2 लिख दिया था। ठीक है, ये 19 और ये क्या हो गया 26। तो 6 मतलब क्या, 6 मतलब एफ, 4 मतलब क्या डी। देखो एफ डी 2 के आगे है और को करना पड़ेगा। 14 मतलब एन, एफ डी एन, उसके बाद ये 12 क्या है एल, एफ डी एन एल एक ही है, यहीं से भी आप आंसर कर सकते हो। बाकी वो करना चाहो चेक भी कर लेना, एफ यू एस जेड ही आएगा, एफ यू एस जेड ही आएगा। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं इसको। इसमें हमको क्या है, इतना सबको पढ़ना है, उसके हिसाब से उम्मीदवार को चुनना है ना। जैसे क्या है, अगर कोई 55% से क्या है, कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। अब क्या है, एक संस्था में चयन करने वाली शर्तें निम्नलिखित है, मतलब अगर यही रहेगा तो चयन होगा, उसके अलावा आगे का जो कंडीशन है उसको अलग से, है ना, देखते हैं। चयन क्या बोला है कि कम से कम 55% किसी भी विषय में स्नातक, है ना, क्या होना चाहिए स्नातक, कम से कम 55%। और चयन साक्षात्कार में कम से कम 40%, इंटरव्यू में कम से कम 40% होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बाद किसी संस्था में विपणन विभाग में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। चयन परीक्षा में कम से कम 45% प्राप्त किया हो। विपणन प्रबंधन में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री हो, है ना। मतलब अगर ये सब दिख गया तो डायरेक्ट उसको अपॉइंट कर दोगे। लेकिन इसके अलावा, है ना, जैसे उपरोक्त 2 में यदि, उपरोक्त 2 में मतलब ये वाला, है ना, उपरोक्त 2 में यदि 40% से कम है, मतलब चयन परीक्षा में कम से कम 40% पाया है तो मामला वीपी विपणन को भेज देंगे, है ना। और उपरोक्त 3 में यदि, 3 यदि मतलब 5 साल का अनुभव नहीं है तो क्या है के बाद उप में कम से कम 3 वर्षों का कार्यानुभव किया हो तो मामला जीएम विपणन को भेज देंगे। ठीक है, अब उस हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, राकेश ने 56% अंक प्राप्त किए। बीए में 56% अंक प्राप्त किया, मतलब इसका तो पहला वाला क्राइटेरिया पास कर ही गया, है ना। 62% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है, तो स्नातकोत्तर में आपका ये 60% से ज़्यादा ही है। ठीक है, डिग्री पूरे करने के बाद वह पिछले 7 वर्षों से एक संस्था के अनुविभाग में काम कर रहा है, मतलब 5 वर्षों का अनुभव बोला था वो भी आपका पूरा कर लिया। ठीक है, पूरा कर लिया। और क्या बोला है, और चयन साक्षात्कार में 38 अंक प्राप्त किए हैं। चयन साक्षात्कार मतलब इस सेकंड वाला 40 से कम है 38, है ना, और 40 से कम है तो इसको हम लोग क्या विपणन में भेजते, अगर वो 60% से ज़्यादा होता तो 60% से ज़्यादा पाया है अपना स्नातकोत्तर में तो इसको हम लोग इसको भेजेंगे बीपी विपणन को भेजेंगे, है ना। ये यहाँ वाले में फंस रहा है क्योंकि इसमें कम हो गया है। अगला क्या कहा गया है आपका,
वर्षा ने BA में 59% अंक प्राप्त किए हैं, है ना। 59% मतलब चलो ये 55 से ज़्यादा ही है। उसके बाद उसने चयन साक्षात्कार में 42% प्राप्त किए हैं, तो ये ठीक है, 40 से ज़्यादा ही है। उसके बाद चयन परीक्षा में, साक्षात्कार में, है ना, साक्षात्कार में 40 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद चयन परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। चयन परीक्षा में 45 से ज़्यादा ही है। वो 75% अंकों के साथ स्नातकोत्तर को पूरा किए हैं। 75 मतलब 60 से तो ज़्यादा ही है ना। और पिछले 7 वर्षों से एक संस्था में काम, विपणन विभाग में काम कर रही है। 5 से तो ज़्यादा ही है। जो बोला है सब है उनके पास, इसलिए क्या है, सिंपल सी बात है, उम्मीदवार का चयन किया जाना है, ठीक है। आगे क्या है, निधि ने चयन साक्षात्कार में 60% अंक प्राप्त किया है। कहा गया चयन साक्षात्कार, ये ठीक है, पहला वाला तो सही है ना। और चयन परीक्षा में 40% प्राप्त किया है। चयन परीक्षा में 40% प्राप्त किया है, 45 से कम है। और इसमें देखो दूसरा और तीसरा के लिए कहा गया था कि अगर ये दोनों नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन बाकी में से अगर कुछ भी कमी है तो उसको लेंगे ही नहीं। चयन परीक्षा में 40% है, मतलब 45 से तो कम है। सिंपल सी बात है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ये भी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, व्हाट्सअप टेलीग्राम सबके थ्रू। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो कोई भी त्रिभुज हम लोग जानते हैं, तो अगर उसके हम लोग अनुपात किसी को भी मान लो कि कोई भी हमारा 2x है, कोई भी हमारा 3x है, या कोई भी हमारा 4x है, तो त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबको जोड़ भी दें, क्या 2x + 3x + 4x, ये हमारा कितना होना चाहिए? 180, है ना। सबको जोड़ो, 2 3 5 5 4 9, 9x कितना हो गया आपका? 180 हो गया। तो x के लिए क्या हो गया? 180 में से 9 को हम लोग भाग दे दिए 20। अब क्या बोला है? सबसे बड़ा मतलब इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा? 4x, हाँ। तो सबसे बड़ा क्या है आपका? 4x है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x, x का मतलब है 20, तो 4 × 20 = 80। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 80 अंश, ठीक है। चलिए, सर्वथा भिन्न को चुनिए। इसमें से आपको जो सबसे अलग है उसको चुनना है। ये इमेज है ना, पेपर में नहीं दिया हुआ था, मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ। ये जो इमेज है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे इमेज नहीं, सॉरी, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे अलग कौन सा है? गाजर, आलू, चुकंदर और खीरा। इसमें से आप देखना, जो खीरा ही है ना, ये ज़मीन के ऊपर उगने वाला है, बाकी सब क्या है? ज़मीन के अंदर होता है, कंदमूल वाला रहता है, ठीक है। यही आपका सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। यह शारीरिक भाषा का एक रूप है और संप्रेषण की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है ना। संप्रेषण, कम्युनिकेशन करते टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू गाइडेंस में भी देखे होंगे कि हमको आई कांटेक्ट करना जरूरी है ना। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब या तो आप, ऐसा माना जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, है ना, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए, देखिए ये फिर से हमारा वही मैन टाइम, अच्छा सॉरी, दूसरा टाइप का है। 616 सदस्यों की सेना की एक टुकड़ी की परेड में 32 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है। मतलब हमको एक ऐसा चाहिए जो दोनों को बराबर बराबर भाग दे। कॉलम की अधिकतम संख्या, अधिकतम ऐसी समझ में आ रहा है ना। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला HCF, ठीक है। संख्या कितनी होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ इसका HCF, महत्तम समापवर्तक चाहिए। किसका? 616 का और 32 का। 2-3 तरीका पढ़े हैं, वो वाला जो सबसे आसान है उसी से कर लो। 616 और 32। सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो इनको भाग देता है 2, तो 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 8 16, फिर 2 16, है ना। फिर से 2 से भाग जाएगा, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, और उसके बाद ये 2 4 8, है ना। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग दे, तो हम लोग क्या करेंगे? ये सबको हम लोग गुणा कर देंगे। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं। इनका HCF क्या हो जाएगा? सबको गुणा कर दो, 2 × 2 × 2 मतलब 2 4 8। इसका HCF क्या हो जाएगा? 8।
वो बड़ा से बड़ा संख्या 8 है जो 616 या 32 दोनों को भाग देगा। चलिए एक और थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मित्र PQRSTVWY एक वर्गाकार मेज में बैठे हैं। हमारा एक ऐसे वर्गाकार मेज है जिसमें कितने 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, है ना, जबकि 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। चारों कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना, जबकि चारों भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं। ओके, अब क्या है, चलो अब हमको इस तरह से बनाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको जैसे बोला है एक ऐसा डायग्राम जैसा बना लेते हैं। 4 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये हम लोग अंदर की तरफ बना दिए, ये चारों अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये 4 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये हम लोग इनको बाहर की तरफ दिखा दिए, ठीक है। अब क्या है, जैसे बाहर की तरफ देख रहे हैं, P जिसका मुख केंद्र की ओर है, V के दाएं तीसरे में बैठा है। अब P केंद्र की तरफ देख रहा है, जिसमें हम लोग P को कहीं पे भी केंद्र की तरफ बैठने वाले में एक में बना देते हैं। मान लो मैं P को इसमें बना दिया, P केंद्र की तरफ देखने वाला है, V के दाएं और तीसरा है। तो अगर देखो ये तीसरा या तो इधर से होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ जो है ये इसके बाएं तरफ हो गया ना, दाएं तरफ नहीं हुआ। तो हम लोग इधर की तरफ से देखते हैं, V अगर यहाँ पे हो तो पहला दूसरा तीसरा, ये मेरा एक सेटिंग बैठ गया, ठीक है। T जिसका मुख केंद्र की ओर है, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T जो V का पड़ोसी नहीं है लेकिन केंद्र की तरफ दिख रहा है, तो ये 2 जगह बचा है V के बाजू में, लेकिन ये तो V का पड़ोसी हो गया। और एक ये है जो जगह ऐसा बनता है कि अंदर की तरफ देख रहा है और V से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। V और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब V और W के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो या तो W यहाँ हो सकता है या तो W यहाँ हो सकता है। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक और छोटा सा बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पज़ल में कभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो जो जो पॉसिबल वाला है उसको बना लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा 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 ऐसा, ये बाहर 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 बाहर, ठीक है। यहाँ पर P T V, एक W कहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, ठीक है। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यही 2 पॉसिबल हो सकता है। हाँ, अब क्या बोला है यहाँ पे आगे, S Q के दाईं और दूसरी स्थान पर बैठा है ना। तो S को Q के दाईं और दूसरी स्थान पर बैठाना है, तो हम लोग कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, जैसे 2 के गैप में एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो S Q के दाईं और दूसरा है। एक हो सकता है कि Q यहाँ पर रहे, S यहाँ पर रहे, है ना, तभी तो दाईं और दूसरे पर हुआ। एक क्या हो सकता है कि मान लो Q यहाँ पर है और S यहाँ पर रहे, देखते हैं, है ना। और इसमें अगर मैं बनाता हूँ तो Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है, सॉरी S यहाँ पर है ना। आगे क्या बोला है, Q का मुख केंद्र की ओर है, तो Q का मुख केंद्र की ओर है, मतलब Q और S का ये वाला जोड़ी बनेगा, ये वाला जोड़ी तो नहीं बनेगा, है ना। Q का मुख केंद्र की ओर है, ये वाला बन सकता है, ये बाहर वाला जोड़ी नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, R P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मेरे पास R बच गया, और R यहाँ पे देखो 2 जगह बचा है राइट साइड वाले में ना, इसमें P को या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, दोनों में से मैं कुछ भी बैठाऊँ वो P का पड़ोसी हो जाएगा, मतलब ये वाला अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं P के पड़ोसी के अलावा एक और जगह है R, जिसमें हम लोग उसको बैठा सकते हैं, तो वो P का पड़ोसी नहीं रह गया, और जो बच गया इतने में वो हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। कौन बच गया है, PQRST Y, है ना, ये हमारा बच गया, ठीक है, ये हमारा ऐसा बच जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग अब क्या लिखते हैं, इसको अच्छे से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे तरफ, है ना, ये डायग्राम के रूप में PYPRSVQW, है ना। 4 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी से देखते हैं जो भी क्वेश्चन पूछेगा, Q के बाएं से दूसरे पर कौन बैठा है, Q यहाँ बैठा है बाएं, है ना, मतलब आपको लेफ्ट हैंड, दूसरे पर कौन है, पहला दूसरा, कौन बैठा है उस पर, P बैठा हुआ है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ है क्वेश्चन ऊपर में देखिएगा, R के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, R के लिए कौन सा सही है, ठीक है। R के लिए कौन सा सही है, R का मुख केंद्र की ओर है, R का मुख केंद्र की ओर नहीं है, R V का निकटतम पड़ोसी है, R V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R T और S के बीच में बैठा है, क्या R T और S के बीच में बैठा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा, V के संदर्भ में T का क्या स्थान है, तो V कहाँ गया, ये V के संदर्भ में T का क्या स्थान है, देखो V के संदर्भ में T तो नीचे की तरफ बैठा है ना, तो लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, तो बाएं से तीसरा कहीं पर दिया होगा, बाएं से तीसरा, ये C है,
निम्नलिखित में से विषम युग्म को चयन कीजिए। देखिए रिकॉर्डेड वाला है, अभी लाइव नहीं है ना, तो किसी चीज़ को अच्छे से देखना होगा, तो थोड़ा उसको पीछे करके भी देख सकते हो। शब्दों का के विषम युग्म को चुनिए। हाँ, इसमें से कौन सा अलग है? तो देखो, चीन का राजधानी बीजिंग, रूस का मॉस्को, स्पेन का मैड्रिड, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है कैनबेरा, है ना। यही है आपका जो उसके लिए अलग है, ठीक है। ये आपका राजधानी नहीं बन रहा है, इसलिए ये आपका सबसे अलग है, इसलिए यही आपका उत्तर है। चलो यहाँ से फिर से वही रैंक याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये हम लोग, मैं यहाँ पे अलग से लिख भी दे रहा हूँ, BAYZ। बी मतलब कितना? एक, सॉरी, बी मतलब 2, ए मतलब कितना? 1, वाई मतलब कितना? 25, जेड मतलब कितना? 26। और यही चीज़ क्या हो गया है, नीचे लिख देता हूँ, जैसे करते बनेगा, है ना। सी मतलब कितना? 3, डी मतलब कितना? 4, एक्स मतलब कितना? 24, और डब्ल्यू मतलब कितना हो जाता है आपका? 23, ठीक है। इसमें देखो तो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2-3 पैटर्न है, आप जिस चीज़ से समझना चाहो, है ना। यहाँ पे देखो, ये +1 किया गया है, +3 किया गया है, -1 किया गया है, -3 किया गया है। ये करेंगे तो भी आ जाएगा। और भी पैटर्न है अपोजिट रैंक वाला, उसको भी कर सकते हैं। एफ मतलब कितना? 6, ई मतलब कितना? 5, यू मतलब कितना? 21, बी मतलब कितना? 22। तो हम लोग इसी में यही कर देते हैं, +1 +3, है ना, सॉरी, -1 -3, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 5 3 8, ये क्या हो गया? 20, और ये कितना हो जाएगा मेरा? 19, है ना। तो 7 मतलब GHTS, आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा भी बनता है, जैसे अगर देखोगे तो बी आगे तरफ से जितना होता है, वाई पीछे तरफ से उतना होता है, ए आगे तरफ से जितना रैंक होता है, जेड का पीछे साइड से उतना रैंक होता है, ठीक है। इसमें भी वही किया गया है। देखो, सी फ्रंट से जितना है, ये बैकवर्ड उतना है, डी फॉरवर्ड जितना है, डब्ल्यू उतना है ना। और ये बी में 1 जोड़ दोगे तो सी आ जाएगा। वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, एफ में आप 1 जोड़ दोगे तो जी आ जाएगा, जी का उल्टा क्या होता है आपका? टी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जी और टी आपको एक ही ऑप्शन में है जो यहाँ पे दिख रहा है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में कमी क्या में रिजल्ट हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो तो भ्रम भी हो सकता है, निराशा भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन के कारण, है ना, खोया मतलब अवसर भी बहुत सारा खो सकता है। ये बहुत सारा, है ना। अगर मान लो कि आपका कोई दोस्त है जो आपको बताता है कि कब क्या जॉब निकल रहा है, कब क्या पढ़ना है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो उससे प्रॉपर, तो हो सकता है आपका वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलो, यहाँ पे क्या है, प्रश्न वाक्य के स्थान पर क्या रहेगा? ये भी आपका 2-3 तरीके से बन रहा है। अभी हम लोग एक तरीके इसी को देख लेते हैं अलग से। देखो, इसको आप 3-3 का पेयर करके देख लो, है ना। इसमें भी वैसे बन रहा है। देखो, ए फॉरवर्ड जितना है, जेड बैकवर्ड उतना है ना। बी फॉरवर्ड जितना है, वाई बैकवर्ड उतना है। सी फॉरवर्ड जितना है, एक्स उतना है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, बट दूसरा तरीका एक देख लेते हैं, साथ में वही कितना करोगे। देखो, ये 3-3 का पेयर देख लो, ए एन जेड, है ना। उसके बाद बी ओ वाई, तो ए का रैंक है 1, एन का रैंक है 14, और जेड का रैंक है कितना? 26। तो बी ओ वाई, बी का रैंक कितना है? 2, है ना। ओ का रैंक कितना है? 15, और वाई का रैंक कितना है? 25, है ना। मतलब ये आपका एक्चुअली में क्या हो रहा है, +1 पहले में 3-3 का पेयर करके, +1 और -1, यही हो रहा है। क्या चेक करते हैं आगे। सी मतलब 3, पी मतलब कितना? 16, है ना, और एक्स मतलब कितना? 24, ये हो गया। तो उसी हिसाब से अब आपका क्या हो जाएगा? डी मतलब 4, तो उसके बाद अगला वाला कितना आना चाहिए? 17, है ना। 17 मतलब क्यू, 17 खतरा, क्वीन से खतरा, पढ़े थे, याद होगा तो, ठीक। आगे, नेसेसरी शब्द के पहले और तीसरे, इसको हम लोग अलग से थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर देंगे। आप लोग ये क्वेश्चन पेपर में था, हार्ड कॉपी था, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 2 3 ऐसा चाहो तो लिख भी सकते हो, या उसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है? नेसेसरी शब्द के पहले और तीसरे, है ना। पहले को हम लोग तीसरे से कर लेते हैं, चौथे और छठे अक्षर को, चौथे और छठे अक्षर को, सातवें और नौवें अक्षर को, सातवें और नौवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इतना करने का जरूरत ही नहीं है। देखो, बाएं से सातवां, ये जो नौवां है वो 7वें जगह पर आ गया है ना। बाकी जो भी हो, ये तो वाई ए आर ऐसा हो गया है, तो बाएं से 7वें जगह पर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। 10 से 90, है ना, जिसमें दोनों शामिल हैं, 10 के सभी गुणनफलों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमारा यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ये वाला भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सम, यहाँ पर एल बस क्या है? एल को याद रखेंगे, लास्ट टर्म होता है।
देखो जब हम लोग को किसी भी चीज़ का एवरेज चाहिए, हम लोग एक जगह और देखे थे ना प्रश्न में, एवरेज मतलब औसत चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सबको जोड़ेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ डाटा है उससे कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सम कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो एक 10-10 का पहाड़ा है ना, कितना तो आएगा, 19 बार आएगा ये टोटल। कितना टर्म है तो 19, एन टर्म क्या हो जाएगा 19 है ना। 10 20 30 जितना लिखा है जीरो के पहले उतना टाइम्स होता है, तो 10 को 19 जा करोगे तो 190 आएगा। ए कितना हो जा रहा है आपका, ए हो जा रहा है 10, और एल एल मतलब आखिरी टर्म क्या हो जा रहा है 190। ये तो मेरा सम हो गया है ना। अब मेरे को एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या करूँगा, मैं इसको संख्या से गुणा करूँगा। तो जैसे इसका मैं टोटल इसको जोड़ रहा हूँ है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 19 10 और ये क्या हो जाएगा 200, और नीचे में ये जो 2 था, और इसको मैं फिर से 19 से है ना, फिर से मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज मेरा क्या होता है सम बटा नंबर। तो मैं सम किया और 19। बस अब हमको इसको हल करना है, एकदम आसान सा है। यहाँ भी 19 लिखा है, यहाँ भी 19 लिखा है, 2 एक कम और 100, ये क्या होगा उत्तर 100। इसका उत्तर हो जाएगा 100। ठीक है, एक एवरेज का फॉर्मूला लगा है, एक सम का फॉर्मूला लगा है। ऊपर वाला लिखना चाहो ऊपर वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी बराबर 10 हो जाएगा। चलो ये वाला देखते हैं क्या कहा गया है। दोनों कथनों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। वर्ष के किस महीने में राहुल छुट्टियों के लिए विदेश गया था, है ना, कब विदेश गया था इसको हमको बताना है। राहुल को ठीक से याद है कि वह साल के पहले छमाही में छुट्टियों पर गया था। पहले छमाही में मतलब जनवरी से जून तक कभी भी हो सकता है। राहुल के बेटे को ठीक से याद है कि वो 31 मार्च के बाद, लेकिन 1 मई से पहले गया था। 31 मार्च के बाद ही और उसके पहले अप्रैल ही आएगा, है ना। 31 मार्च के बाद और क्या है 1 मई से पहले। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या है सेकेंड वाले से पता चल रहा है कि कौन से मंथ में गया था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 में दिया गया डाटा पर्याप्त है। डाटा सफिशिएंसी का प्रॉब्लम है ना। ए बी से अधिक धनवान है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, जो ए है उसके पास बी से ज़्यादा है। सी ए से अधिक धनवान है ना, जो सी है उसके पास ए से भी ज़्यादा है। डी सी से अधिक धनवान है, डी है उसके पास सी से भी ज़्यादा है। और ए सबसे अधिक धनवान है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास है, ई के पास है। ठीक है, अगर उन्हें अमीरी के ऊपर से स्तर पर बैठाया जाए तो बीच में कौन होगा, बीच में कौन है, सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। राइटिंग को मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से लिख भी दूंगा, है ना। स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र, है ना, कौन कौन, स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र। देखो जब एक ही जनरेशन के होंगे तब हम लोग उनको ऐसा डैश डैश करके बताएंगे, या मतलब या तो भाई हैं या तो बहन है। अगर मान लो ए और बी भाई बहन है तो ऐसा, है ना। अगर कोई लड़का है तो उसको प्लस करते हैं, लड़की है तो माइनस, मतलब एक ऐसा कुछ भी सिंबल बोल दे सकते हो। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो बीच में हम लोग इस तरीके से चिन्ह लगा देते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर कोई ऊपर का जनरेशन का है, मतलब पापा हैं या मम्मी हैं या ऐसा हैं, तो एक जनरेशन ऊपर बनाते हैं ट्री में। अगर कोई नीचे का जनरेशन है तो हम लोग उसको नीचे बनाते हैं। तो वैसा ही अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। स्वीटी, रमेश और शिवेंद्र चिल्ड्रन है किसके, मिसेस और मिसेस अग्निहोत्री के। मतलब ये लोग किसके बच्चे हैं, देखो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे राइटिंग में भी लिख दूंगा, है ना, आपको दिख जाएगा। मिसेस अग्निहोत्री के बच्चे हैं तीनों। ठीक है, रीमा, राजू एंड सुनील आर चिल्ड्रन ऑफ मिसेस एंड मिस एंड मिसेस करकेरा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कहाँ पर लिखना है। रीमा, राजू और सुनील श्रीमती केरकेरा के बच्चे हैं, है ना। देखते हैं, सुनील और स्वीटी शादीशुदा हैं। कौन कौन, सुनील और स्वीटी। तो ये जो स्वीटी है इसको हम लोग कपल हैं तो ऐसा कर देते हैं सुनील, है ना। सुनील के साथ साथ किनका किनका नाम था, रीमा और राजू। तो इसको हम लोग रीमा, नाम से जज नहीं करेंगे कौन लड़का है कौन लड़की है ना। ये भाई बहन है आपस में, और इन लोग किसके बच्चे हैं, श्री और श्रीमती केरकेरा के। केरकेरा नहीं, करकेरा, मिस्टर मिस करकेरा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दो, और इनके दो बच्चे हैं अमर और सोनू। तो इनके बच्चे हैं तो इसको हम लोग एक लेवल नीचे कर देते हैं। कौन कौन है, अमर और सोनू। ठीक है, आगे क्या है, गीतिका और राहुल श्री श्रीमती अमीन के बच्चे हैं। इनको अभी कहाँ पे लिखना है नहीं पता है, तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। गीतिका की शादी शिवेंद्र से हुई है, तो ये शिवेंद्र था,
यहाँ पे शादी करवा दी है किससे, गीतिका से, है ना। और गीतिका के साथ उसका भाई कौन था, गीतिका और राहुल, गीतिका और यहाँ लिख देते हैं राहुल। सेम इसमें किसके बच्चे हैं, श्री श्रीमती अमीन के, इन लोग किसके हैं, मिस्टर मिसेस अमीन के बच्चे हैं। गीतिका की शादी शिवेंद्र से हुई है और उनके प्रथुल, प्रतीक्षा और प्रतीक नाम के बच्चे हैं। इनके बच्चे का क्या क्या नाम है, प्रथुल, प्रतीक और क्या नाम है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ठीक है। बस इतना है ना। तो इस अरेंजमेंट को मैं समझ गया होगा तो मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार इस टाइप से, ठीक है। वही चीज़ है, देख सकते हो, है ना। स्वीटी, रमेश, शिवेंद्र तीनों एक साथ हैं। तीनों के माता पिता कौन है, मिसेस अग्निहोत्री हैं। स्वीटी का शादी सुनील से हुआ है। ये तीनों भाई बहन हैं, रीमा, राजू, सुनील। मिस्टर और मिसेस केरकेरा के बच्चे हैं, ठीक है। और सुनील और स्वीटी के, सॉरी हाँ, कौन है, अमर और सोनू हैं बच्चे उनके। शिवेंद्र की शादी गीतिका से हुई है। गीतिका और राहुल मिसेस और मिसेस अमीन के बच्चे हैं। और शिवेंद्र और गीतिका के बच्चे के नाम है प्रतुल, प्रतीक्षा और प्रतीक। अब इतने अरेंजमेंट में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हमको बनाना है। इतना अरेंजमेंट के बाद 2 ही क्वेश्चन है, इसमें से देख लेते हैं क्या क्या। रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है, रमेश कहाँ गया, ये रमेश का प्रतीक से क्या संबंध है, ये है ना। तो ये इसके पापा, या शिवेंद्र अगर पापा है तो पापा, मम्मी के भाई हैं, है ना। तो एक तरीके से क्या लगेगा, चाचा। नाम से इसको एडजस्ट करना है तो कर भी सकते हो कि पापा है, चाचा लगेंगे इनके, ठीक है। देख लो ये जो शादी है इनको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। राहुल का शिवेंद्र से क्या संबंध है, ये हो गया राहुल, और इसका शिवेंद्र का क्या संबंध है। देखो ये शिवेंद्र के स्पाउस, मतलब ये इसके पति या पत्नी जो भी हैं इनके भाई हैं, तो क्या हमेशा क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। शिवेंद्र के स्पाउस मतलब पति या पत्नी के भाई हैं तो ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से अब हमारा हिंदी छत्तीसगढ़ी चालू हो रहा है, इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेरे पिताजी, इसको हमको सूची मिलाना है, माताजी और अध्यापक, ठीक है। देखिए माताजी मतलब ये हमारा फीमेल, माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं। मेरे पिताजी बाज़ार से खिलौने खरीद कर लाए हैं। और अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। बस हमको इस तरीके से इसको अरेंज करना है ना। मतलब पहला वाला के आगे क्या है, मेरे पिताजी बाज़ार से खिलौने खरीद के लाए हैं, पहला के आगे तीसरा, माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं, दूसरा, तीसरा पहला और फिर बच गया दूसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। मृषा, मृषा शब्द का सही अर्थ क्या है, मृषा मतलब होता है मिथ्या, झूठ बोलना, है ना। मृषा का मैं और यहाँ पे सिनोनिम लिख दे रहा हूँ। मृषा मतलब मिथ्या, असत्य, जाली, खोटा, काल्पनिक, झूठ। तो यहाँ पे इसका जो दिया हुआ मीनिंग है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, ठीक है। सुवक्ता, सुवक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, और किसी भी शब्द के आगे अगर सु लग जाए मतलब अच्छा, है ना। जैसे हम लोग इंग्लिश में एक वो पढ़े थे इसी का ही, इंग्लिश में इलोक्वेंसी, है ना। बहुत सारा हम लोग शॉर्ट्स में इंग्लिश के वोकेब को रूट्स में तोड़कर सीखे हैं कि किसी भी शब्द के आगे यू लग जाता है तो वो उसका अच्छा बताने का प्रयास करता है। जैसे इलोक्वेंट मतलब अच्छा बोलने वाला, हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को, सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, है ना। तो इसका आप सीरीज़ देखिएगा, हम लोग ना शॉर्ट्स में इंग्लिश के वोकेब को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने का देखे हैं कि कैसे आप लोग एक वर्ड को जान के बहुत सारा वर्ड बना सकते हो। जैसे ई यू, किसी भी चीज़ के आगे ई यू लगेगा मतलब अच्छा। आप लोग शॉर्ट्स को भी जरूर देखिएगा, है ना। सुवक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला। थोथा चना बाजे घना, है ना, मतलब जो बड़बोला टाइप का आदमी रहता है ना, मतलब जो करता कम है बोलते हैं, मतलब इस तरीके से करता कम नहीं, मतलब जो ज़्यादा इतराता है, ठीक है। आडंबर युक्त व्यक्ति बहुत इतराता है, ऐसे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, थोथा चना बाजे घना। निम्नलिखित क्या है, 4 वाक्यों में निश्चयवाचक, निश्चय रूप से अगर आप किसी को बता रहे हो, कुछ दिखा रहे हो इस टाइप से, तो ये क्या है, सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है ना। यहाँ से हम निश्चित रूप से एक जो दिखा दे रहे हैं सामने में वो, ठीक है। और किसी में आप पूरा निश्चित ऐसा नहीं बता रहे हैं। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं, मिश्रित वाक्य हम लोग कहते हैं जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक अथवा अनेक उपवाक्य हों, इसको हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। आड़े हाथ लेना, है ना, आड़े हाथ लेना मतलब किसी को भी बहुत सुना देना, किसी को भी बहुत जब सुना दोगे ना, खरी खरी सुनाना, तो उसको क्या बोलते हैं कि आड़े हाथ लिए हैं करके, ठीक है। जैसे किसी को आड़े हाथ ले रहे हो मतलब उसको आप हाथ दिखा दिखा के सुना रहे हो, तो आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना,
ठीक है। देखो इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम में तब आ ही गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तो जैसे मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। रूढ़ मतलब ऐसा शब्द जिसको आप अलग अलग करोगे ना तो कोई और सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे घोड़ा में घो और ड़ा को तोड़ोगे ना तो अलग अलग शब्द नहीं बनेगा, तो ऐसा शब्द आपका क्या कहला जाएगा, रूढ़, है ना। तो घोड़ा। यौगिक मतलब जब आप उसको अलग अलग तोड़ो, जैसे पंकज को अगर आप तोड़ते हो, पंख मतलब होता है कीचड़, है ना। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है, यौगिक, है ना। तो रूढ़ और यौगिक दो तो मिल गया तो तीसरा आपका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं बाकी भी लिख दे रहा हूँ सब चीज़ का डेफिनेशन, आप चाहो तो यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देखो उत्तम पुरुष, अगर तीन लोग बात कर रहे हों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो जो बात खुद कर रहा होता है वो उत्तम पुरुष होता है ना। जिससे बात कर रहा होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो आपका अन्य पुरुष होता है, जो हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वही चीज़ है। तो इसमें उत्तम, कौन बात कर रहा है, मैं या फिर हम लोग, है ना। कौन बात कर रहा है, मैं, हम, इस टाइप से फर्स्ट पर्सन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष किससे बात करते हैं, तू, तुम, आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, बी का, ये मतलब पहला वाला का हो गया सेकेंड, दूसरे वाला का हो गया थर्ड, और अन्य एक ही बचा है वे, है ना। तो जिसमें आपको ऐसा दिख जाएगा 2 3 1, 2 3 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। और मैं यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन टाइप से लिख के यहाँ दिखा दिया हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए यहाँ देखते हैं एक बार, व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य है, सबसे शुद्ध वाक्य क्या है, इसको देखिए डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, आप पेपर देखे ही होगे या फ्लो करके देख सकते हैं। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सबसे शुद्ध है। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में से किसी क्रिया को करने अथवा होने का बोध होता है इसको हम लोग विधान वाक्य बोलते हैं। रिपोर्ट, जब आप किसी जॉब में आओगे, है ना, बहुत ज़्यादा आपको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन लिखना। अभी बहुत सारे लोग, आप लोग टीचर बने होंगे तो बहुत, जब भी आप लोग कुछ ऐसे फंक्शन में जाते होंगे अंत में आपको प्रतिवेदन लिख के देना पड़ता होगा, है ना। रिपोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है, तो पूर्वी के अंदर हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होता है। कमरा खुमरी माँ समास है, जब दो चीज़ बराबर लेवल का होता है और उसको हम लोग इस सिंबल के थ्रू अलग करते हैं, वैसा वाला समास हमेशा हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। बारी बारी ला छत्तीसगढ़ी में पाही पाही कहते हैं, है ना, जानते होंगे कुछ लोग। कोसा या कच्चा रेशम के साड़ी या धोती ला छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, अभी भी बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोतिया, ठीक है। सही वाक्य है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए भी, बट इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मॉडल आंसर में इसको लिया गया है आपका, ओ मना अपन काम कर ही, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन सा था, बहुत सारा मेमे भी इसमें बना हुआ है, आप देखे होंगे, है ना। चलिए, सही जोड़ी मिलाकर ए और बी में, देखिए इसी के लिए बहुत सारा आया था कि जब भी आप छत्तीसगढ़ी गाना भी सुनते तो उसमें का बहुत सारा मिल जाता, जैसे इसके लिए एक देखे हो गए ये वाला गाना आप लोग, है ना। और भी गाना है, जैसे ये वाला भी एक सुने होंगे, और भी गाना है, जैसे ये वाला भी सुने, ये बहुत फेमस गाना सुने होंगे। छत्तीसगढ़ी गाना भी सुनेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। देखो सिंपल सा है, कॉमन जो बात करते होंगे उसमें भी आपको बन जाएगा। एती ओती मतलब इधर उधर, है ना, इधर उधर। जेती तेती मतलब जहाँ तहाँ कहीं लिखा होगा ये, ठीक है। यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ, तो नाम से एक टाइप से पता चल। कतिहा मतलब इधर उधर, है ना, जैसे सॉरी कतिहा मतलब कहाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। एती ओती मतलब इधर उधर जा रहे हो, है ना। जेती तेती मतलब जहाँ तहाँ। देवारी, जो शिक्षक बने होंगे, पढ़ा रहे होंगे आप लोग, 7वीं में एक पाठ है देवारी के बारे में। देवारी मतलब दिया, सॉरी दिवाली, दिवाली का संबंध किससे होता है, दिया से होता है ना, दिया वही दीप जलाने वाला। अकरस, अकरस के मतलब क्या होता है, अकरस मतलब बिना मौसम का जो बरसात होता है ना, बेमौसम की वर्षा, उसको अकरस कहा जाता है। साफ भर छत्तीसगढ़ी में शब्द है सफ़ा, ला सफ़ा रखो ऐसा बोलते हैं जब किसी को साफ रखना होता है। मुख्यमंत्री ला छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, मुख्यमंत्री ला मुख्यमंत्री ही कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में झाड़ू ला का कहते हैं, बाजार जाएंगे तो बहरी बोल के मिलता है ये, है ना। बहरी, बहरी मतलब बहारने वाला,
बहारना मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। पंचहर के मतलब होथे, पंचहर मतलब दुल्हन के मामा घर ले टिकावन के 5 ठन बर्तन, ठीक है। शादी के टाइम आता है बर्तन मामा लोग के घर से। चलो उसके बाद क्या है, अल्लर, है ना। अल्लर का भी एक गाना है। अल्लर मतलब देखो, इसको भी जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अल्लर मतलब होता है एकदम सुस्त थका हुआ व्यक्ति, वैसे लोग को अल्लर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक से ही शायद इसका आंसर आ जा रहा होगा, ये है ना पहला ए का, इसी में से आंसर आ गया। बाकी को भी देखना चाहो तो देख सकते हो। अलकर मतलब होता है मुश्किल, कोई काम मुश्किल हो, है ना, तो उसको अल्लर बोलते हैं, सॉरी अलकर बोलते हैं। अलहन, अलहन ना घटे बोलते हैं, अलहन मतलब हादसा, है ना। अलहन का मतलब होता है हादसा, और अलमन मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। रौनिया के मतलब क्या होते हैं, तो रौनिया मतलब घाम, धूप, ठीक है। और ये गर्मी उतारना तो एक तरह से हिंदी ही है ना। किसी का गर्मी उतारना, गर्व, इसमें जो आसान लग रहा है उसको कर लो। गरवा होना, गरवा मतलब गाय होना, किसी को भी हम लोग गाय होना कब बोलते हैं, जब वो एकदम सीधा होता है ना, निचट सीधा होना। गरम होना, किसी को भी बोलते हैं गरम कब हो रहा है, जब उसको गुस्सा आता है ना। गरम होना मतलब गुस्सा आना, है ना। कर फंसना मतलब विपत्ति में पढ़ना, है ना। और एक जो बच गया वो आपका, उसको मिला दोगे तो उत्तर हो जाएगा सी, है ना। गर्भ तोड़ है, गर्भ तोड़ना, किसी का भी गर्मी उतारना मतलब उसका गर्व तोड़ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। हाथ गोड़ धर के आना, कहीं जैसे गए हो वैसे बस अपना हाथ गोड़ धर के ही आ गए, बिना कुछ लेके आए, मतलब वो क्या हो गया, खाली हाथ आना, ठीक है। गांव के बाहर में और मैदान जहाँ जानवर मन ला इकट्ठा करते हैं, गांव के बाहर का वो मैदान जहाँ जानवर लोग को इकट्ठा करते हैं, वो आपका कहलाता है खरीखा। खरीखा गांजे को बोलते हैं ना, सुने हो गया अगर तो। देखिए उसके बाद ये वाले में फिर से एक आपको मीम दिखा होगा, झंवा, झंवा मतलब होता है बेहोशी, फिर से एक गाना सुने होंगे ये वाला, मोला झावा मारे गोरी तोर चंदनी चेहरा रे, है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा देख के मेरे को एकदम बेहोशी छा जा रहा है, तो इसी से शायद हमारा आंसर बन जा रहा है बी का 1, बी का 1, बी का 1। देखो एक से ही आंसर बन जाएगा, बाकी को मिलाना चाहो मिला सकते हो। जैसे झझरी मतलब जाली, झिर्री मतलब पानी के स्रोत, और झागा मतलब जो बच गया, अचकन कसन कहीं कपड़ा। छत्तीसगढ़ी में सूखा ला कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में हम लोग सूखा को क्या कहते हैं, सूखा, ठीक है। बरार के मतलब छत्तीसगढ़ी में होते हैं, बरार मतलब चंदा, और हकलाने वाला, हकला जो बोलते हैं ना हम लोग, हकला, इसको हकला, ठीक है। चलिए इतना, आई होप अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। जो भी इसके अलावा हम लोग फिर से यूट्यूब में अब रेगुलर क्लास करेंगे, मतलब शुरू शुरू में कुछ दिन में हो सकता है लेट हो, बट धीरे से हम लोग अब रेगुलर क्लास भी करेंगे। ऑडियो वीडियो में जो दिक्कत हो रहा होगा तो मैं कैमरा माइक सब अभी नया ऑर्डर किया हूँ, जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे भी बहुत सारे टीचर नए लगे हैं ना, शिक्षक सहायक शिक्षक सब, तो छुट्टी के नियम के बारे में जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अवकाश का नियम क्या है, 2024 में कब कब क्या क्या छुट्टी मिलने वाला है। कुछ छुट्टी डिस्टर्ब होगा क्योंकि अभी जब आचार संहिता लगेगा तो उसमें थोड़ा सा छुट्टी नहीं ले सकते हो, है ना। बाकी जो भी नियम है जो कि हर साल काम आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। CGPSC का जो सी सेट है तो 2022 का एक छूटा हुआ था जो एग्ज़ाम आई थिंक 12 फैब को हुआ था, इसी सॉरी 2023 में, है ना। उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसको भी अब हम लोग जल्दी देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्कशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, कुछ लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा तो उस पर भी कर सकते हो। सबके लिए अवेलेबल हो ऐसा मैं व्हाट्सअप नंबर जल्दी कुछ प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके अलावा जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए, इस पेपर का PDF, इसके मॉडल आंसर का PDF, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और मेरे से अगर आप किसी भी और तरीके से कनेक्ट करना चाहो, चाहे फेसबुक में या ईमेल में, है ना, किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहो तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।